ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी हीरोइन को, जिसका नाम जियोंग है और ये एक पोलो डांसर होती है। ये इस वक्त एक बार में बहुत ही सेडक्टिव तरीके से डांस करते हुए हमारे हीरो को सेड्यूस कर रही होती है। हमारे हीरो का नाम मिस्टर सॉन्ग है और ये इसके सामने ही बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है और इसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़रों से देख रहा होता है। जब जियोंग महसूस करती है कि ये तो पूरी तरह से मेरा दीवाना हो गया है, तो ये वहाँ पर अपना ए रिंग फेंक कर चले जाती है। हमारा हीरो उठता है और ये रिंग को उठा लेता है और वो मिस जियांग के पीछे पीछे आ जाता है। जियांग यहाँ पर बैठी हुई भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और हीरो को आता देखकर ये कभी अपनी टांगों को हाथ लगाती है तो कभी अपनी थाई को, यानी ये पूरी तरह से मिस्टर सॉन्ग को सेड्यूस करने के चक्रों में ही होती है। मिस्टर सॉन्ग फिर से इसको अटेंटिवली बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगता है और कहता है कि मिस, आपका ये इयररिंग वहां पर गिर गया था। ये उठकर इसके पास आती है और इसके बहुत ही ज्यादा करीब आकर बहुत ही सेक्सी सी आवाज में ये इसको कहती है कि मुझे खुद ही पहना दो, और अपने बालों को पीछे करके अपने फेस को इसके करीब कर देती है। ये इसकी बोल्डनेस पर चौंक सा जाता है और फिर धड़कते दिल के साथ इसे इयररिंग पहना देता है। ये इसके और भी ज्यादा करीब होने लगती है और इसको किस करने लगती है, लेकिन ये एकदम से पीछे हो जाता है और कहता है कि मुझे कोई काम है, मुझे जाना है, और वहां से ये चला जाता है। इसके जाने के बाद ये तो इसे जाता हुआ बड़े गौर से देख रही हुई होती है। तभी इसका कजन वहां पर आ जाता है। इसके कजन का नाम मिस्टर लू है। मिस्टर लू जियांग को कहता है कि ये मिस्टर सॉन्ग तो इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं लगता, जिस पर जियांग कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं फिर भी ट्राई करती ही रहूंगी, मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक मुझसे दूर भागता है। मिस्टर लू इसको कहता है कि क्या मिस्टर सॉन्ग को यूज करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिस पर जियो कहती है कि बस मेरे पास ये ही रास्ता है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे मिस्टर सॉन्ग के थ्रू ही ली फैमिली में घुसना है, एंट्री करनी है, क्योंकि ये इनका होने वाला सन इन लॉ जो है, और इसी के थ्रू मुझे ही फैमिली में एंट्री करके अपनी माँ का रिवेंज लेना है। इसकी इस बात से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जो अभी अभी मिस्टर सॉन्ग के साथ कर रही होती है, मींस ये जैसे इसे सेड्यूस कर रही थी, इसको जैसे ये देख रही थी और इसको जैसे ये किस करने लगती है, तो ये सब सिर्फ किसी मकसद की वजह से ये कर रही थी, किसी रीजन की वजह से ये कर रही थी। और ये रीजन ये होती है कि ही फैमिली ने सालों पहले इसकी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया था, इसकी प्रॉपर्टी दौलत भी छीन ली थी, तो ये अब सब कुछ ही फैमिली से वापस लेना चाहती है। और ये सब करने के लिए वो ही फैमिली के दामाद यानी होने वाले सन इन लॉ के साथ अफेयर रखना चाहती है। फिर वो अपने कजन से कहती है कि कल तुम ही फैमिली के घर जा रहे हो ना, इनकी बेटी की ड्रेस की मेजरमेंट को लेने के लिए, तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाना। इसका कजन एक डिजाइनर होता है और वो इससे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता है। ये एक लव ट्रायंगल स्टोरी है जो कि बहुत ही ज्यादा आगे चलकर इंटरेस्टिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो ये स्टोरी सिर्फ रिवेंज के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो लव ट्रायंगल के बहुत से इमोशनल ट्विस्ट इसमें आते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोरी मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। इसका कजन एक डिजाइनर होता है और ये जियोंग की हर तरह से हेल्प भी करना चाहता है ताकि वो अपनी माँ का बदला ले सके। फिर हम देखते हैं अगली सुबह मिस्टर सॉन्ग वॉशरूम से शावर लेकर बाहर निकलता है तो सामने से इसकी फियांसे आ जाती है। इसका नाम मिस लेन है। ये तो मिस्टर सॉन्ग पर बहुत ही ज्यादा हाइपर हो रही होती है, इसके कपड़ों को ये फेंक रही होती है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो। वो कहती है कि हाँ, मैं पागल ही हो गई हूँ, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, बहुत ही जल्द हमारी शादी भी होने वाली है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे टच नहीं किया है। और रात को तुम फिर से क्लब गए हुए थे, वहां पर जाकर तुम लड़कियों का डांस देखते हो, इनके साथ सेक्स करते हो, और मुझे तो तुम टच करना भी गवारा नहीं करते हो। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि ये तुम क्या बकवास करती फिर रही हो, मैंने किसी को टच नहीं किया है। वो इसकी शर्ट इसकी तरफ फेंकते हुए कहती है कि अगर तुमने किसी को टच नहीं किया तो तुम्हारे कपड़ों से लड़की के परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है। अभी भी वक्त है, ये सब करना बंद कर दो, वरना मैं अपने डैड को सब बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो, मुझे किस तरह से तुम ट्रीट करते हो, फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये ना भूलो कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा का दिया हुआ है, तुम्हारी अपनी तो कोई वर्थ नहीं है, औकात नहीं है। इन दोनों का झगड़ा अभी चल ही रहा होता है कि कोई डोर पर नॉक करता है। ये मिस्टर लू होता है और इसके साथ जियांग भी यहाँ पर आई हुई होती है। मिस्टर लू मिस लीन से कहता है कि मैं आपकी ड्रेस की मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मिस लीन इसको कहती है कि ड्रेस की मेजरमेंट लेने तो तुम अकेले भी आ सकते थे, ये इस लड़की को तुम अपने साथ क्यों लेकर आए हो। मिस्टर लू इसको कहता है कि ये मेरी कजन है, घर में ये अकेली होती है तो मैं इसे अपने साथ ही लेकर आ गया हूँ ताकि ये बोर ना हो। वैसे भी इसका ड्रेस डिजाइनिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी है, तो आपका ड्रेस बनाने में ये काफी ज्यादा मुझे हेल्प आउट कर सकती है। हालांकि है तो ये पोलो डांसर, फिर भी ये ड्रेस डिजाइनिंग में बहुत ही अच्छी है।
फिर वो जियोंग को कहता है कि मिस्टर सॉन्ग को और मिस लीन को हाय कहो। ये इन दोनों को बहुत ही रिस्पेक्टफुली हाय कहती है। मिस्टर सॉन्ग को तो याद होता है कि इसे तो मैंने रात को ही क्लब में देखा था और ये मुझे सड्यूस करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन इस बारे में ये कोई बात नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर लेन मिस जियोंग के पास आती है और कहती है कि ड्रेस डिजाइनिंग को तुम छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे पोलो डांस सिखा सकती हो? मुझे अपने बॉयफ्रेंड को सड्यूस करना है, ये तो मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। मिस जियोंग कहती है कि क्यों नहीं, मैं आपको पोलो डांस बड़ी आसानी से सिखा सकती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बॉयज को किस तरह से सड्यूस किया जाता है। जिस पर मिस लीन कहती है कि ठीक है, मैं पहले ड्रेस की मेजरमेंट दे लूँ फिर तुमसे बात करती हूँ। फिर वो मिस्टर लू के साथ मेजरमेंट देने के लिए चले जाती है और अब मिस जियोंग के पास अच्छा मौका होता है। ये जल्दी से स्टडी की तरफ, लाइब्रेरी की तरफ आती है और यहाँ पर ये एक फाइल को ढूंढने लगती है और फाइल ढूंढते ढूंढते इसे अपनी माँ की याद आने लगती है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इसका डैड बहुत ही ज्यादा ब्रूटली इसकी माँ को मार रहा होता है। इसकी माँ का ब्लड निकल रहा होता है। ये इस वक्त एक छोटी बच्ची थी, ये स्टेयर्स में छुपकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी और सामने इसकी माँ मर रही थी। फिर से सीन प्रेजेंट में आ जाता है और ये सोचती है कि ही फिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें ऐसे ही बर्बाद कर दूंगी जैसे तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद किया था। और ही फिंग मिस लीन का डैडी होता है, ये इसके डैडी का नाम होता है। फिर इसे वो फाइल भी मिल जाती है जिसे लेने के लिए ये यहाँ पर आई हुई होती है और ये खुश हो जाती है। तभी इसे बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। ये जल्दी से बाहर आती है, ये मिस्टर सॉन्ग होता है। ये इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम को ढूंढते ढूंढते मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। और फिर ये इसके करीब आ जाती है और इसको किस करने लगती है। ये तो इसके इतने ज्यादा करीब हो जाने की वजह से नर्वस सा होने लगता है। तभी मिस लीन इसे आवाज देते हुए इधर ही आ रही होती है। ये अलर्ट तो हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जल्दी से मिस्टर सॉन्ग को किस जरूर कर लेती है। ये तो जल्दी से पीछे हटता है और ये अपनी लिपस्टिक को ठीक करने लगती है। मिस लीन आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अभी तक गई क्यों नहीं हो? जिस पर ये कहती है कि असल में आपका घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा प्यारा है, मेरे पास तो ऐसा घर नहीं है, मैं आपका घर ही देख रही थी। वो कहती है कि ठीक है, कल हमारे घर में पार्टी है, ये पार्टी का कार्ड है, ये एक्चुअली एक चैरिटी गाला है और मैं बहुत ही ज्यादा चैरिटी लोगों को देती हूँ, जिसके लिए मैं एक पार्टी को भी ऑर्गेनाइज करती हूँ। अगर तुम चाहती हो तो तुम अपनी दोस्तों के साथ आ सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना कि इस पार्टी में काफी ज्यादा रिच फैमिली के लोग आएंगे और जिस तरह का गेटअप तुम्हारा है, अपीयरेंस तुम्हारी है, इससे तो लगता है कि तुम काफी ज्यादा डर्टी हो और काफी ज्यादा पुअर हो। तुम ऐसा करना कि पार्टी में आने से पहले अपने लिए कोई अच्छा सा ड्रेस बाय कर लेना और साफ सुथरा होकर ही पार्टी में आना। एक तो तुम पुअर लोग डर्टी भी बहुत ही ज्यादा होते हो। इतनी देर में वहाँ पर मिस्टर हेफिंग भी आ जाता है। यही वो इंसान है जिससे मिस जियोंग ने बदला लेना होता है। मिस लीन अपने डैडी को यानी हेफिंग को कहती है कि ये एक पोलो डांसर है जिसे मैंने हायर किया है, ये मुझे डांस क्लासेस दिया करेगी। फेंग इसे देखने लगता है और कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा। जियोंग तो काफी ज्यादा सियानी होती है, प्रेजेंट माइंडेड लड़की होती है। ये इसे कहती है कि आप मुझे कैसे देख सकते हैं, कहाँ आप लोग, कहाँ हम लोग, आप जैसे लोगों के साथ हमारे जैसे गरीब लोगों की मुलाकातें नहीं हुआ करती। हाँ, मेरा फेस काफी ज्यादा आम लोगों जैसा है, तो आपको लगा होगा कि आपने मुझे पहले कहीं देखा है। फिंग कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। फिर वो अपनी बेटी को वहां से लेता हुआ चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये किसी को कॉल करती है और कहती है कि कल चैरिटी गाला का जो फंक्शन है वहां तुम टाइम पर पहुंच जाना और डील के मुताबिक जैसा तुमसे मैंने कहा है वैसा ही करना। इसने एक बोर्ड पर अपने तीनों टारगेट की फोटोज को लगाया हुआ होता है। फिंग की फोटो को इसने हैंग किया होता है, इसकी बेटी यानी मिस लीन की फोटो को इसने हैंग किया हुआ होता है और अब वो मिस्टर सॉन्ग की फोटो भी लगा देती है और फिर अपनी माँ की फोटो को देखकर खुद से ये वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि अब बहुत ही जल्द मैं अपनी माँ के हर दुख का, दर्द का, तकलीफ का रिवेंज ले लूंगी। अब मैं ही फैमिली की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये मिस लीन को डांस सिखा रही होती है और ये प्रैक्टिस करते करते गिरने लगती है। ये तो मिस जियोंग पर गुस्सा होने लगती है कि मैं गिर रही थी और तुमने तो मुझे थामा तक नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं किया। मिस जियोंग इसे सॉरी करती है। मिस जियोंग तो असल में इन्हीं सोचों में गुम होती है कि ये कैसे और कब इनसे रिवेंज लेगी। मिस लीन इसको कहती है कि एक तो तुम बहुत ही ज्यादा सुस्त हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पोलो डांस सिखा दो, लेकिन तुम नहीं सिखा पा रही हो। मिस जियोंग इसको कहती है कि मैं ट्राई तो कर रही हूँ, लेकिन जो भी हो जाए आप पोलो डांस 10 दिन में नहीं सीख सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस और मुश्किल डांस है, आपको चोट भी लग सकती है। मिस लीन इसको कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे हर हाल में ये डांस तुम 10 दिन के अंदर अंदर सिखाओ, चाहे
चाहे जो मर्जी हो जाए, और तुम्हारी तो फीस भी तुम्हें मिल चुकी है, तो तुम्हें अब क्या प्रॉब्लम है मुझे डांस सिखाने में। और मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मुझे पसीना आ रहा है, मैं तो चलती हूँ बात लेने के लिए। इसके जाने के बाद मिस्टर सॉन्ग वहां पर आ जाता है। ये मिस लीन के लिए जूस बनाकर लाया हुआ होता है। मिस जियोंग इसको देखकर फिर से ठरकी होने लगती है और इसे कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो कहता है कि लीन कहाँ गई है। जियोंग इसको कहती है कि वो तो चलेगी, मिस लीन के लिए जूस बनाकर लाया हुआ होता है। मिस जियोंग इसको देखकर फिर से ठरकी होने लगती है और इसे कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो कहता है कि लीन कहाँ गई है। जियोंग इसको कहती है कि वो तो चले गई है, लेकिन मैं तो यही हूं ना, मुझे दे दो, मैं जूस ट्राई करती हूँ। फिर वो इसके हाथ से जूस लेकर खुद पीने लगती है और ये एक सिप लेकर इसको बहुत ही ज्यादा सेक्सी नजरों से देखते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मैं तुम्हें भी टेस्ट करना चाहती हूँ। इसकी ऐसी बातें सुनकर मिस्टर सॉन्ग का बुरा हाल होने लगता है। इसका तो गला ही खुश्क हो जाता है। ये इसके क्लोज होने लगती है। तभी वहां पर मिस लीन भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है और आकर चलाना शुरू कर देती है कि मेरी आंख में कुछ चला गया है, मेरी हेल्प करो। मिस जियोंग कहती है कि ठीक है मैम, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और ये तो मिस्टर सॉन्ग को किस कर लेती है। मिस्टर सॉन्ग लड़कियों की तरह अपनी इज्जत बचाता हुआ वहां से भाग जाता है। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चैरिटी गाला पार्टी हो रही होती है। मिस लीन के ड्रेस की सब बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं। एक बहुत ही ठरकी गेस्ट भी वहां पर आ जाता है। मिस जियोंग भी वहां पर खड़ी हुई होती है। ये अकेली खड़ी हुई होती है। ये ठरकी आदमी इसके करीब आकर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो, चलो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। ये तो इनकार कर देती है। ये आदमी इसको खींचने लगता है, इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें $1,000,000 दूंगा, बस आज रात तुम मुझे सेटिस्फाई कर दो। ये रेजिस्ट करती है और ये बंदा इसके पीछे ही पड़ जाता है, इसका हाथ नहीं छोड़ता। वहां पर मिस्टर सॉन्ग भी होता है। ये सब देखकर इसे बहुत ही बुरा महसूस होता है जियोंग के लिए। वो जल्दी से इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और इस आदमी को पीछे से आकर किक मारकर गिरा देता है और फिर वो जियोंग को लेकर एक साइड को चला जाता है। गिरने के बाद ये आदमी उठता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। ये सोचने लगता है कि मेरे पीछे तो कोई नहीं है, तो मुझे लात किसने मारी है। वो ऊंची आवाज में कहना शुरू कर देता है कि किसने मुझे लात मारी है, किसमें इतनी जुर्रत कि वो मुझे हिट करे। इसके साथ जो लड़की होती है, शायद ये इसकी असिस्टेंट होती है, वो इसको बताती है कि ही फैमिली के होने वाले सन इन लॉ ने यानी मिस्टर सॉन्ग ने आपको लात मारी है। जिस पर ये आदमी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मिस्टर सॉन्ग की शादी तो मिस लीन के साथ होने वाली है। इसका मतलब है ये इस लड़की में इंटरेस्टेड होगा जिसको इसने प्रोटेक्ट अभी किया है। लेकिन इसकी इतनी जरूरत कैसे हो सकती है? क्या ये खुद को मुश्किल में डालना चाहता है? इसको नहीं पता कि मिस्टर ही फेंग कितने ज्यादा डेंजरस आदमी है। अगली सीन में हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग मिस जियोंग को कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर सॉन्ग ने इसका बाजू पकड़ा हुआ होता है। ये अपने बाजू को इससे छुड़ाने लगती है लेकिन ये पकड़े ही रखता है। फिर मिस्टर सॉन्ग को भी रियलाइज हो जाता है कि मैंने तो बहुत ही टाइटली मिस जियोंग को पकड़ा हुआ है। ये जल्दी से इसका बाजू छोड़ देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं बाहर से मिस्टर ही फेंग के ऊंचा ऊंचा बोलने की अचानक से आवाज आने लगती है। एक आदमी मिस्टर ही फेंग के साथ आकर झगड़ा कर रहा होता है। ये मिस्टर ही फेंग से 30 मिलियन की डिमांड कर रहा होता है। मिस्टर है फेंग तो इससे पैसे देने से बिल्कुल इनकार कर देता है और ये कहता है कि जब से मैंने तुम्हारे साथ मिलकर सॉन्ग फैमिली को अक्यूज किया है, इनको मरने पर मजबूर किया है, तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार अच्छे खासे पैसे दे चुका हूँ और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही, बार बार पैसे मांगने के लिए तुम आ जाते हो। ये आदमी ही फिंग को कहता है कि ठीक है तुम मुझे पैसे ना दो, फिर मैं सबको बता दूंगा जो तुमने सॉन्ग फैमिली के साथ किया था। और सॉन्ग फैमिली तो मिस्टर सॉन्ग की फैमिली होती है। मिस्टर सॉन्ग इन दोनों की बातें सुनने लगता है। ये आदमी मिस्टर ही फिंग को ये भी कहता है कि सॉन्ग फैमिली का लड़का ये तो तुम्हारा सन इन लॉ भी होने जा रहा है। अगर इसे पता चल गया ना कि तुमने ही इसको इसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया था, इनको मरने पर मजबूर कर दिया था, तो वो तुम्हारी बेटी से कभी शादी नहीं करेगा। इसलिए चुपचाप मुझे पैसे देते जाओ वरना मैं अपना मुंह खोल दूंगा। मिस्टर सॉन्ग तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। मिस जियोंग भी इसके पीछे ही होती है। ये सब ये भी सुन रही होती है। मिस्टर ही फिंग इसे पैसे देने के लिए मान जाता है। ये आदमी फिर वहां से जाने लगता है और जाते जाते ये मिस जियोंग को देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस आदमी को यहाँ पर आकर मिस्टर ही फिंग से पैसे की डिमांड करने के लिए और ये सारी बातें करने के लिए मिस जियोंग ने ही बोला होता है। वो ये चाहती होती है कि मिस्टर सॉन्ग की नजरों के सामने मिस्टर ही फिंग की असलियत और हकीकत आ जाए। ये इस आदमी को जाने का इशारा कर देती है और ये आदमी यहाँ से चला जाता है और मिस्टर सॉन्ग से ये कहती है कि मिस्टर सॉन्ग, ये मिस्टर ही फिंग तो आपके पेरेंट्स का मर्डरर निकला। अब क्या आप इनसे रिवेंज नहीं लेंगे? मैं तो कहती हूँ कि आप इनको ना छोड़ो। मिस्टर सॉन्ग को पास्ट का सीन याद आ जाता है जब इसके माँ बाप ने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी थी
और न्यूज़ रिपोर्टर इस न्यूज़ को चला रहे होते हैं। पूरी कंट्री में ये बात फैल जाती है कि मिस्टर सॉन्ग की फैमिली इलीगल काम किया करती थी और अब इनको पकड़े जाने का डर था, इसलिए इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड कर ली होती है। मिस्टर सॉन्ग तो अपने माँ बाप को अपने सामने मुर्दा हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गमगीन हो जाता है, ये रोने लगता है और इसे आज पता चलता है इतने सालों के बाद कि ये सब तो ही फिंग ने ही करवाया होता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। मिस्टर सॉन्ग वहां से जाने लगता है। मिस जॉन्ग इसको रोकर कहती है कि मिस्टर सॉन्ग आप इनसे रिवेंज लो, मैं आपका साथ दूंगी, हेल्प करूंगी इनसे रिवेंज लेने में। फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग वहां से जा रहा होता है। सामने से मिस लेन आ जाती है और इसको कहती है कि तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मिस्टर सॉन्ग तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो इसकी बात पर चुप ही रहता है। ये कहती है कि क्या हुआ है, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि कोई बात नहीं है और दिल में सोचता है कि मिस्टर हैफिंग अब देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सोचकर गुस्से से ये वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं पार्टी में मिस्टर रूबी आया हुआ होता है। ये मिस जियांग को कहता है कि तुम्हें अपने मकसद में कहाँ तक प्रोग्रेस हो रही है। वो इसको कहती है कि जैसा जैसा मैं चाह रही हूँ ना वैसा वैसा तो होता जा रहा है फिलहाल के लिए, और अब आगे देखो आगे चलकर क्या होता है। लेकिन जो भी होगा अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं हैफिन को अपने अंजाम तक पहुंचा दूंगी। यहाँ पर ये सीन फिर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोबारा से डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और फिर से ये गिरने लगती है और अच्छा खासा अब की बार ये मिस जियांग को डांट भी देती है कि एक तो तुम पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई हुई होती हो, मैं बार बार गिरने लगती हूँ और तुम मुझे सहारा भी नहीं देती हो। मिस जियांग इसको दोबारा से सॉरी कहती है और इससे पूछती है कि मेरे कजन ने मुझे बताया था कि तुम एक बहुत ही बड़ी ज्वेलरी कंपनी में पार्टनर भी हो। इस बात पर मिस लैन तो बहुत ही ज्यादा अतराने लगती है, प्राउड फील करती है और कहती है कि हाँ ना तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ। इनफैक्ट ये कंपनी मेरी ही है क्योंकि इस कंपनी में आधे से ज्यादा शेयर्स मेरे हैं, 90% से ज्यादा शेयर्स मेरे हैं। मिस जियांग इस बात पर इससे पूछती है कि वो तो ठीक है लेकिन आप लोगों के पास इतनी ज्यादा दौलत कहाँ से आ गई है, क्योंकि मैंने सुना है कि पहले तो आप लोग बहुत ही ज्यादा मॉडरेट फैमिली थे, नॉर्मल फैमिली थे। इसकी ये बात सुनकर मिस लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो ऑफेंड हो जाती है और इसको कहती है कि हम लोग तो शुरू से ही रिच हैं, स्टार्ट से ही रिच हैं, लोग तो हमसे जेलस होते हैं इसलिए तरह तरह की बातें हमारे बारे में करते रहते हैं। और अब तुम जाओ, अब मुझे डांस प्रैक्टिस नहीं करनी, तुम कल आ जाना, अब मैं थक चुकी हूँ। मिस जियांग कहती है कि ठीक है मैं कल ही आ जाऊंगी और वहां से जाने लगती है। तो ये दोबारा से आकर स्टडी रूम की तरफ देखने लगती है। पीछे से मिस्टर जियांग फिर से आ जाता है और इसको कहता है कि मिस जियांग आप इस स्टडी रूम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लगती हो, मुझे क्या बात है। मिस जियांग तो इसकी इस बात पर इसके करीब आकर बड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कहती है कि मैं इस स्टडी रूम से ज्यादा तुम में इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ। और वो इसके पॉकेट में एक एड्रेस डाल देती है और कहती है कि इस एड्रेस पर आ जाना, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा सिडेक्टिव डांस दिखाना चाहती हूँ और तुम्हें खुश भी कर देना चाहती हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाती है। मिस्टर सॉन्ग इस एड्रेस को निकाल कर देखता है और कुछ सोचता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस लेन मिस्टर सॉन्ग के लिए काफी लेकर आती है। मिस्टर सॉन्ग तो कहता है कि मुझे नहीं पीनी, मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, जो काम भी तुम्हारे लिए बड़ी खुशी खुशी से करती हूँ, चाव से करती हूँ, तुम उसी काम को रिजेक्ट कर देते हो, उसी से दूर भागते हो। मैंने इतनी मेहनत से दिल से तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है और तुम इसको पी नहीं रहे हो। मिस्टर सॉन्ग फिर कॉफी पी ही लेता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले का सीन जहाँ पर मिस ली ने कॉफी में नशे वाला पाउडर मिला दिया होता है। ये इस कॉफी को पी लेता है और ये जल्दी से एक साइड पर कप को फेंक देती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। मिस्टर सॉन्ग को चक्कर सा आने लगता है और इसको नशा होने लगता है। ये इससे कहता है कि तुमने इस कॉफी में नशा मिलाया था क्या, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये इसको कहती है कि मिस्टर सॉन्ग मैं और क्या करूं, कितने साल हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप को, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन अभी तक हमारे बीच में फिजिकल क्लोजनेस नहीं है, तुम तो मुझे टच ही नहीं करते हो, ऐसा कैसे चलेगा, हमारी तो शादी भी होने वाली है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें किसी भी सूरत टच नहीं करूंगा, तुम मुझे नशा तो क्या पॉइजन भी देकर देख लो, मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करता हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं फिजिकल क्लोजनेस कैसे डेवलप कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो इसको अच्छी खासी बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो नशे में लड़खड़ाता हुआ सीधा उसी जगह पर आ जाता है। इस जगह का एड्रेस मिस जियांग ने इसके पॉकेट में लिखकर डाला होता है। वो यहाँ पर आकर डोर को नॉक करता है, जियांग दरवाजा खोलती है तो आगे मिस्टर सॉन्ग होता है। ये जल्दी से अंदर आ जाता है। ये इसको कहती है कि मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मिस्टर सॉन्ग इसके बात का जवाब नहीं देता और इसको आते साथ ही किस करने लगता है। ये भी इसे किस करती है और यहाँ पर ये सीन शिफ्ट होकर मिस लीन पर आ जाता है। ये अपनी मेड से पूछती है
है कि तुम्हें मैंने भेजा था कि मिस्टर सॉन्ग को ढूंढ कर लेकर आओ, क्या तुम गई नहीं हो इसे ढूंढने के लिए। इसकी मेड इसको कहती है कि मैंने हर जगह पर चेक किया है लेकिन मिस्टर सॉन्ग मुझे कहीं नहीं मिले हैं। फिर अपनी मेड पर गुस्सा होती है, इस पर कुशन फेंकती है और कहती है कि अभी की अभी दोबारा से जाओ और हर जगह जाकर ढूंढो। मिस्टर सॉन्ग का तो नंबर भी ऑफ जा रहा है, पता नहीं ये कहाँ चला गया होगा, कहीं ये मुझे छोड़ ही ना दे और भाग ही ना जाए यहाँ से। जाओ अभी के अभी इसे ढूंढ कर लेकर आओ। और यहाँ से सीन दोबारा से शिफ्ट होकर इन दोनों पर आ जाता है। ये इंटीमेट हो रहे होते हैं। मिस जॉन्ग को मिस लिन की कॉल आती है, ये कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और मिस्टर सॉन्ग के साथ दोबारा से बिजी हो जाती है। मिस लिन इसको दोबारा से कॉल करती है होते हैं। मिस जॉन्ग को मिस लिन की कॉल आती है, ये कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और मिस्टर सॉन्ग के साथ दोबारा से बिजी हो जाती है। मिस लिन इसको दोबारा से कॉल करती है और इस बार ये कॉल को पिक कर लेती है। आगे से मिस लिन बहुत ही ज्यादा गुस्से से इसको कहती है कि तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुमने मेरी कॉल को काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। मिस जॉन्ग मिस्टर सॉन्ग के साथ इंटीमेट होते होते इससे बात भी कर रही होती है। ये इसे कहती है कि मैंने तुम्हारी कॉल इसलिए डिस्कनेक्ट की थी कि इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। मिस लिन इसको कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी कंसर्न नहीं है कि तुम बिजी हो या नहीं हो, अभी के अभी मेरे पास आओ और मुझे सेक्सी सा डांस सिखाओ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करना है, जल्दी से आ जाओ। वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रही होती है। वो कहती है कि अभी तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ लेकिन तुम्हें फोन पर मैं जरूर बता सकती हूँ कि तुम कैसे मिस्टर सॉन्ग को सेड्यूस कर सकती हो। पहले इनकी नेक को प्यार से फिंगर से टच करो और साथ साथ वो ये सब मिस्टर सॉन्ग के साथ कर भी रही होती है। फिर इसको किस करो, इसे ऐसे टच करो, वैसे टच करो। मिस लीन को फील होता है कि ये शायद इस वक्त किसी के साथ है और जो जो ये मुझे बताती जा रही है ये किसी के साथ प्रैक्टिकली कर भी रही है। वो मिस जॉन्ग को कहती है कि इडियट लड़की, तुम ये मुझे सिखा रही हो या खुद इंजॉय कर रही हो। मिस जॉन्ग फोन को साइड पर छोड़कर मिस्टर सॉन्ग के साथ फुली इंटीमेट फिर हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग में ये दोनों एक साथ बेड पर होते हैं। मिस्टर सॉन्ग तो इसके साथ नाइट स्पेंड करके बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रहा होता है और वो इसके हाथ पर किस करता है। मिस जॉन्ग की आंख भी खुल जाती है। वो इससे कहता है कि तुम उठ गई हो, मैं कब से तुम्हारा उठने का इंतजार कर रहा था। मिस जॉन्ग भी मुस्कुरा देती है और इससे कहती है कि उस दिन मैंने चैरिटी गाना में सुना था कि ही फैमिली ने तुम्हारी फैमिली की खुशियों को बर्बाद कर दिया था, तो क्या तुम इनसे रिवेंज नहीं लोगे। जिस पर मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि क्यों नहीं, मैं इनसे रिवेंज तो लास्ट में लूंगा। उन्होंने जो मेरी फैमिली के साथ किया था इसके लिए इनको हिसाब देना ही होगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो मिस जॉन्ग से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम ही फैमिली में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। मैंने तुम्हें एक दो बार लाइब्रेरी के बाहर भी देखा था, तुम्हारा क्या मामला है। वो इसके अचानक सवाल पर थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए, घबराते हुए इसको जल्दी से कहती है कि मेरा तो कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बस ही फैमिली की वेल्थ में इंटरेस्टेड हूँ। ये बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली है, शायद हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा रिच फैमिली यही है। तो मैं जब भी इनकी दौलत देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि काश ये सारे पैसे मुझे मिल जाए। मिस्टर सॉन्ग तो मुस्कुरा देता है और कहता है कि चलो फिर मिलकर ही फैमिली की दौलत को लूटते हैं। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस लीन तो पूरी रात नहीं सोई हुई होती। मिस्टर सॉन्ग जो पूरी रात घर नहीं आया होता तो ये इसी को ढूंढने के चक्करों में लगी हुई होती है। ये इधर उधर अभी भी चक्कर लगा रही होती है। तभी मिस्टर सॉन्ग घर आ जाता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। ये इसको रोकती है और कहती है कि मैं सारी रात से तुम्हारे लिए परेशान थी कि तुम पता नहीं कहाँ चले गए हो, तुम्हारा नंबर भी ऑफ जा रहा था और तुम अब आए हो और आकर मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देने के बजाय तुम सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहे हो। वो इसे कहता है कि तुम अपनी लिमिट्स में रहो, तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली कि मैं कहाँ पर था। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दूंगा। ये इसको कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हमारी शादी होने वाली है, अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा। और ये जो सूट तुमने पहना हुआ है ये मेरे बाप का दिया हुआ है, ये जिस घर में तुम रह रहे हो ये मेरे बाप की देन है और जिस तरह की फैसिलिटीज तुम्हें मिली हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप की वजह से है। और क्या ये सब कुछ मेरे बाप ने तुम्हें इसलिए दिलवाया है कि तुम इनकी बेटी के साथ इस तरह से डील करो। जब मेरे डैडी को पता चलेगा ना कि तुम मेरे साथ ऐसा करते हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है तो जाओ ना, बताती क्यों नहीं हो। हर बार तुम मुझे ये थ्रेट करती हो कि मैं अपने डैडी को बता दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। आज मैं कहता हूँ कि जाओ, जो करना है कर लो, जाकर इनको बता दो, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। वो ये कहकर वहां से चला जाता है और इसके जाने के बाद डोरबेल होती है। लिन जाकर देखती है तो ये जियांग होती है। ये इससे कहते हैं कि तुम एक नंबर की बिच हो,
रात को तुम किसके साथ बिजी थी? वो मिस लिन को कहती है कि असल में मैं तुम्हें और मिस्टर सांग को दिन रात एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हुए देखती हूँ ना, तो मैं जेलस हो जाती हूँ। इसलिए मैंने अपने लिए भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लिया है जो मुझे भी इसी तरह से सेटिस्फाई करेगा जिस तरह से मिस्टर सांग तुम्हें सेटिस्फाई करता है। ये तो मिस लिन को टीज कर रही होती है। मिस लिन को भी इसकी बात बुरी लगती है क्योंकि वो जानती है कि इसका और मिस्टर सांग का रिलेशनशिप कितना ज्यादा वर्स्ट होता है। मिस जियोंग फिर से इसको कहती है कि वैसे मिस्टर सांग कहाँ पर है, क्या वो घर पर है? मैंने असल में उनको रात को एक होटल में किसी लड़की के साथ देखा था। ये सुनकर तो मिस जियोंग के होश उड़ जाते हैं और वो इससे पूछती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने इसे कौन से होटल में देखा था और वो लड़की कौन थी इसके साथ। मिस जियोंग जल्दी से बात को बदल देती है और कहती है कि शायद मुझे कोई गलती ही लग गई होगी, क्या पता कि वो कोई और हो और मुझे लगा हो कि ये मिस्टर सांग है। ये तो इसे पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे काम याद आ गया है, तुम वापस जाओ, कल मैं डांस प्रैक्टिस करूंगी, और इसको घर से बाहर निकाल देती है। और यहाँ पर घर से बाहर आने के बाद मिस जियोंग दोबारा से मिस्टर सांग को कॉल करती है और कहती है कि आज रात मैं फिर से तुम्हारा इंतजार करूंगी। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस लिन आकर मिस्टर सांग के कपड़ों को चेक करती है। मिस्टर सांग की शर्ट पर लिपस्टिक का स्पॉट होता है। इससे तो गुस्सा ही आ जाता है। वो जल्दी से किसी का नंबर डायल करती है और कहती है कि जल्दी से पता करो कि कल रात मिस्टर सांग किसके साथ होटल में था, वो लड़की कौन थी, जल्द से जल्द मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर सांग को मिस्टर हैफिंग ने अपने ऑफिस में बुलाया हुआ होता है। ये आता है तो मिस्टर हैफिंग इसको थप्पड़ मार देता है। ये तो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है, इसको गुस्सा आ जाता है, इसे अपने बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील होती है। वो हैफिंग को कहता है कि क्या तुमने मुझे इसीलिए यहाँ पर बुलाया है कि तुम मुझे ह्यूमिलेट कर सको? मिस्टर हैफिंग इसको कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए थप्पड़ मारा है क्योंकि तुम मेरी बेटी को रुला रहे हो, और अगर तुमने अपनी हरकतें ठीक ना की तो मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं तुम्हें ठीक करने के लिए। वहां पर हैफिंग के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल ओपन पड़ी हुई होती है और मिस्टर सांग जल्दी से इस फाइल की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं इनको मेमोराइज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं ये मिस जियोंग के साथ बैठा हुआ होता है और इसको बता रहा होता है कि अब मेरा प्लान ये है कि मैं हैफिंग को इसके बिजनेस में नुकसान पहुंचाऊंगा। मैंने आज इसके इंपॉर्टेंट कस्टमर की डिटेल्स को चेक कर लिया है और मुझे पता चल गया है कि वो तो एक बहुत ही बड़ा बायर है जो इससे सामान बाय करता है। कुछ दिनों तक हैफिंग इसको ज्वेलरी की एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी, मैसिव टाइप की क्वांटिटी सप्लाई करने वाला है। अब मैं उस बायर की डिटेल्स, एड्रेस, फोन नंबर सब कंपेटिटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और जो कंपनी इसके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है इससे कांटेक्ट करके मैं प्रोडक्शन को भी रुकवा दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि मिस्टर हैफिंग कैसे बचता है, और इसका ये आइडिया मिस जियोंग को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं मिस लिन किसी से फोन पर बात कर रही होती है और ये वही बंदा होता है जिसने इसको बोला था कि पता लगवाओ कि मिस्टर सांग की मिस्ट्रेस कौन है। यह आदमी इसको कहता है कि मुझे तो मिस जियोंग पर बहुत ही ज्यादा डाउट है, मुझे लगता है कि इसकी मिस्ट्रेस यही है। ये इसे कहती है कि फजूल की बातें करना बंद कर दो, जियोंग का तो अपना कोई और बॉयफ्रेंड है, ये इसकी मिस्ट्रेस नहीं हो सकती है, मिस्ट्रेस तो कोई और ही है, तुम जल्दी से पता चलाओ कि वो कौन है और मुझे इन्फॉर्म करो। वो ये कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। इसकी मेड इसको आकर बताती है कि मुझे लगता है कि मिस जियोंग ने आपको जो भी बताया था कि मिस्टर सांग का किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो मुझे ये बात झूठी लग रही है, क्योंकि आज मैंने मिस्टर सांग को एक ज्वेलरी शॉप पर देखा था और वो तो आपकी बर्थडे के लिए सरप्राइज के तौर पर एक बहुत ही प्यारा नेकलेस आपके लिए बाय भी कर रहे थे, और मैंने जल्दी से उस नेकलेस की पिक भी ले ली है और वो ये पिक मिस लिन को भी दिखाती है। मिस लिन तो हैप्पी हो जाती है और इसे भी मेड की बात पर यकीन आ जाता है कि मिस जियोंग झूठ ही कह रही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं मिस जियोंग घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है तो मिस्टर सांग इसे सरप्राइज देता है। आज इसकी बर्थडे पार्टी होती है। ये मिस्टर सांग को कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे पार्टी है? मिस्टर सांग इसको कहता है कि जब तुमसे मोहब्बत कर ली है तो तुम्हारी बर्थडे का पता करवाना कौन सा मुश्किल काम है। फिर वो इसको कहता है कि इस कैंडल को बुझाओ। वो जल्दी से कोई विश करके कैंडल को बुझा देती है। फिर मिस्टर सांग इसको इसका बर्थडे गिफ्ट भी देता है जो कि वही नेकलेस होता है जो कि मिस लिन की मेट ने मिस लिन को दिखाया होता है। इसे लगा था कि ये नेकलेस मिस्टर सांग ने मिस लिन के लिए बाय किया था, लेकिन ये नेकलेस तो इसने मिस जियोंग के लिए बाय किया था। मिस जियोंग इसको कहती है कि बहुत साल हो गए हैं किसी ने मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया। ये कहता है कि ठीक है, आज के बाद हर साल तुम्हारी बर्थडे को मैं ही सेलिब्रेट किया करूंगा। मिस जियोंग अपने दिल में सोचती है कि हाँ तुम करोगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हें हकीकत का पता नहीं चल जाता। तुम्हें जैसे ही हकीकत का पता चल जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझसे नफरत करने लगोगे। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैफिंग को पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरर इनकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा था इसने प्रोडक्शन करने से इनकार कर दिया होता है।
ही फुंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसको शॉक लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है इसके लिए। और इसको डाउट भी होने लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम कौन करवा रहा होगा। ये कंपनी तो बहुत ही सालों से मेरे साथ काम कर रही थी, एकदम से इनको क्या हो गया है। फिर इसे याद आता है कि कल मैंने मिस्टर सॉन्ग को थप्पड़ मारा था, तो हो सकता है कि वो गुस्से की वजह से ये सब करवा रहा हो। मिस लीन इसको तसल्ली देने लगती है और कहती है कि पापा आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर सॉन्ग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं इसको जानती हूँ। इसका बाप तो इसको थप्पड़ मार देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग जैसे चालाक इंसान को सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कंपनी में और अपने घर में जगह दी है, और आज मैंने इस गलत फैसले का अंजाम भी देख लिया है, और तुम इसको अभी भी सपोर्ट कर रही हो। ये अब मेरे बिजनेस को डुबोना चाहता है। और मिस्टर ही फिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब ये क्या करेगा। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू जियांग को कहता है कि अब आगे क्या इरादा है तुम्हारा, क्या तुम्हारा रिवेंज पूरा हो गया है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है। अब मैं तुमसे एक और फेवर चाहती हूँ, तुम मेरे साथ मिस्टर हैफिंग के पास चलोगे और इसको बोलोगे कि तुम्हारी प्रोडक्ट को मैं गिवन टाइम में मैन्युफैक्चर करवा कर तुम्हें दे सकता हूँ, और फिर हम शिपमेंट में जितना फटा पुराना मटेरियल तुम्हारे पास पड़ा हुआ होगा वो इसके सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू जियांग को कहता है कि अब आगे क्या इरादा है तुम्हारा, क्या तुम्हारा रिवेंज पूरा हो गया है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है। अब मैं तुमसे एक और फेवर चाहती हूँ, तुम मेरे साथ मिस्टर हैफिंग के पास चलोगे और इसको बोलोगे कि तुम्हारी प्रोडक्ट को मैं गिवन टाइम में मैन्युफैक्चर करवा कर तुम्हें दे सकता हूँ, और फिर हम शिपमेंट में जितना फटा पुराना मटेरियल तुम्हारे पास पड़ा हुआ होगा वो इसके कस्टमर को सप्लाई कर देंगे। मिस्टर लू इसकी बात मान जाता है और फिर ये दोनों मिस्टर हैफिंग से मिलने के लिए आ जाते हैं, और ये इसको अपनी ऑफर भी बताते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, हम तुम्हारी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देंगे। मिस्टर हैफिंग कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। ना तो मैं तुम लोगों को ठीक तरह से जानता हूँ, और ना ही हम दोनों का कोई बिजनेस कंसर्न है। मिस लीन अपने डैडी को कहती है कि डैडी मैं इनको अच्छी तरह से जानती हूँ, ये मेरा डिजाइनर है और ये मेरी डांस टीचर है, अगर ये हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो हमें इनकी हेल्प ले लेनी चाहिए। इसका डैडी भी मान ही जाता है। फिर हम देखते हैं मिस लीन मिस जियांग को कहती है कि तुमने उस दिन मुझसे झूठ बोला था कि मिस्टर सॉन्ग किसी लड़की के साथ एक होटल में था, मैंने तो इन्वेस्टिगेट भी करवा लिया है, उस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। मिस्टर सॉन्ग तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और इसने तो मेरी बर्थडे के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी एज ए सरप्राइज रिजर्व करवा कर रखा है। जंग भी हैप्पी होने का ड्रामा करते हुए इसको कहती है कि क्या वाकई में, दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी से कि वो क्या गिफ्ट है। वो इसको नेकलेस की पिक दिखाती है। ये नेकलेस देखकर जियांग मुस्कुराने लगती है, क्योंकि ये तो वही नेकलेस होता है जो मिस्टर सॉन्ग ने एक दिन पहले ही जियांग को इसकी बर्थडे पर दिया होता है। वो इससे कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो रहा है। मिस लीन इसको कहती है कि हमारे बीच में, हमारे दरमियान सब कुछ पहले ही ठीक था, तुम्हें किसने बोला है कि हमारे बीच में कोई झगड़ा था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर सॉन्ग तो शुरू से ही मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, और मैं भी मिस्टर सॉन्ग को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने के लिए कोशिशें करती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ, और इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे पोलो डांस सिखा दो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम दोनों के बीच में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा वगैरह है। ये बातें कर रही होती हैं कि मिस्टर सॉन्ग वहां पर आ जाता है। मिस लेनी से कहती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम घर भी नहीं आए थे, ना तुमने मुझे कोई कॉल की, ना कोई मैसेज किया। मिस जियांग जल्दी से कहती है कि मिस लीन आप फिक्र ना किया करें, हर छोटी सी छोटी बात पर आप परेशान हो जाती हैं। आजकल मिस्टर सॉन्ग बस बिजनेस की प्रॉब्लम्स में बिजी हो सकता है, शायद इसीलिए ये घर नहीं आता होगा। मिस्टर सॉन्ग भी लीन को कहता है कि हाँ, आजकल ऑफिस में काफी ज्यादा काम है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और मैं इन्हीं को डील करने में बिजी हूँ। मिस जियांग तो वहां से फिर चले जाती है, और मिस्टर सॉन्ग इसे जाता हुआ बड़े गौर से देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग मिस जियांग को कहता है कि तुमने क्यों मिस्टर ही फिंग की हेल्प की है, जिस पर ये मिस्टर सॉन्ग को बताती है कि मैंने इसकी हेल्प नहीं की, बल्कि मैंने तो इसके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम कर दी है, तुम बस देखते जाओ। मिस्टर ही फिंग ने तुम्हारे पेरेंट्स की जान जो ली है ना, तो अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। इसने अभी तक मिस्टर सॉन्ग को नहीं बताया होता कि ये तो अपनी माँ का रिवेंज मिस्टर हैफिंग से ले रही होती है। फिर इसे मिस लीन का मैसेज आ जाता है, ये इसे अपनी बर्थडे पार्टी पर आने का इनविटेशन देती है, और ये खुशी खुशी स्माइल करते हुए इसे रिप्लाई करती है, और आगे इसने इनके खिलाफ जो करना होता है वो भी जल्दी से सोच लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस लीन पार्टी में बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। इसकी फ्रेंड्स इसको कहते हैं कि हमने तो सुना था कि तुम लोग बैंकरप्ट हो गए हो, लेकिन आज तुम्हें देखकर और इस बर्थडे
बर्थडे पार्टी की तैयारियों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम लोग बैंक करप्ट हुए होगे। ये कहती है कि हम कंट्री के सबसे रिच बिजनेस फैमिली हैं। लोग तो एमी फजूल में हमारे बारे में गलत मलत बातें फैलाते रहते हैं। इसकी फ्रेंड्स इसके ड्रेस की भी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती हैं और कहती है कि तुम्हें इस ड्रेस के साथ एक नेकलेस भी तो पहनना चाहिए था। ये बड़े प्राउड से गुरूर से अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मिस्टर सॉन्ग आज मेरी बर्थडे पार्टी के लिए मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं जो कि नेकलेस है, मैं तो वही नेकलेस पहनूंगी। तभी मिस्टर सॉन्ग और मिस जांग एक साथ पार्टी में आ जाते हैं। मिस लीन की दोस्त इसको कहती है कि पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे लिए नेकलेस तो एज ए सरप्राइज आया है या नहीं आया, लेकिन मिस्टर सॉन्ग के साथ एक लड़की तुम्हारे लिए एज ए सरप्राइज जरूर आ गई है। कि मुड़कर देखती है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये जल्दी से आकर जांग को थप्पड़ मारने लगती है। मिस्टर सॉन्ग इसका हाथ पकड़कर कहता है कि अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मिस लीन इसको कहती है कि जांग तुम कितनी बेशर्म लड़की हो, सब ने मुझे वार्न किया था कि मुझे तुमसे बचकर रहना चाहिए, लेकिन मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करती रही हो। जियांग इसको कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और फिर ये मिस्टर सॉन्ग को कहने लगती है कि तुम तो एक डॉग से भी गए गुजरे हो, मेरे बाप ने तुम्हें इस सोसाइटी में रहने के काबिल बनाया, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। अब मेरे डैडी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले डॉग, तुमने हमें चीट किया है। मिस्टर सॉन्ग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इसको कहता है कि तुम लोगों के टुकड़ों पर मैं नहीं पलता, बल्कि मेरे टुकड़ों पर तुम बाप बेटी पल रहे हो। मैं सब जान चुका हूँ कि तुम लोगों ने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया था। शोर सुनकर मिस्टर हेफिंग भी इधर को आ जाता है। ये मिस लीन से पूछता है कि क्या बात है। लीन सारी बात इसको बता देती है कि मिस्टर सॉन्ग ने मुझे चीट किया है, मेरी बर्थडे पर ये एक लड़की के साथ यहाँ पर आया है। इसका डैडी तो जल्दी से सब गेस्ट को कहता है कि अब आप सब लोग अपने घरों को जा सकते हैं, हमें कोई इमरजेंसी हो गई है, हमें प्राइवेसी चाहिए। सब लोग चले जाते हैं। फिर मिस्टर हीविंग मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि अब बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम थी ना अब तो वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मेरे माँ बाप तो क्रिमिनल नहीं थे, इन्होंने कभी कोई इलीगल काम नहीं किया था। तुमने इनको झूठे केस में फंसवाया, इनको एक्यूज किया और तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे वालिदैन को छीन लिया, माँ बाप को छीन लिया और मेरी दौलत मेरी प्रॉपर्टी भी छीन ली। हीविंग कहता है कि अच्छा तो ये बात है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पता चल भी गया है तो फिर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। तभी वहां पर मिस्टर लू भी आ जाता है। ही फिंग इसको कहता है कि मिस्टर लू तुम तो मेरे वेल विशर हो ना, तुम तो मेरे लिए मेरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हो ना। मिस्टर लू इसको कहता है कि ना सिर्फ मैंने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है, बल्कि मैंने तो शिपमेंट तुम्हारे क्लाइंट को सप्लाई भी करवा दी है, डिलीवर भी करवा दी है, और मैंने सारा का सारा ट्रैश लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट शिपमेंट में ऐड कर दी थी। अब तुम इंटरनेशनल मार्केट में काम करने जोगे नहीं रहे हो, अब तुम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही बुरी तरीके से बदनाम हो जाओगे। मिस्टर हीफिंग कहता है कि तुम सब लोग मिले हुए हो, तुम सब ने मिलकर मेरे खिलाफ प्लानिंग की थी। मिस लीन तो आकर मिस्टर सॉन्ग को हिट करने लगती है। ये इसको धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि मैंने रिवेंज लेना शुरू कर दिया है, अब आगे आगे देखो मैं क्या करता जाता हूँ। और फिर ये तीनों वहां से जाने लगते हैं। मिस लीन पीछे से मिस जियांग को आवाज देकर कहती है कि जियांग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियांग इसको कहती है कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इस वक्त मिस्टर हेफिंग मिस लीन को देखता है तो इसको याद आता है कि शायद ये वो ही लड़की है जो लोलो की बेटी थी। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लोलो यानी मिस जियांग की माँ बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। लोलो मिस जियांग की माँ का नाम होता है। डॉक्टर्स ने इसको लाइलाज डिक्लेयर कर दिया हुआ होता है। जियांग उस वक्त छोटी बच्ची थी, अपनी माँ की इस हालत पर ये रोने लगती है। हीफिंग को याद आता है कि ये तो वही लड़की हो सकती है, इसका फेस भी हूबहू लोलो के साथ ही मिलता जुलता है। अगले सीन में हम देखते हैं इन तीनों के जाने के बाद लीन का बाप फिर से अपनी बेटी पर सारा गुस्सा निकाल देता है। ये कहता है कि इन सबको तुम ही यहाँ घर पर लेकर आई हुई थी, कोई तुम्हारा डिजाइनर बनकर घर पर आ रहा है तो कोई तुम्हारा डांसिंग कोच बनकर घर पर आ रहा है, अब देख लो उन्होंने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया है। वो इस पर अच्छा खासा हाइपर हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस जियांग को तो बस मिस्टर हैफिंग से बदला लेना होता है। इसका रिवेंज लेने का क्रेज तो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ होता। ये दिल ही दिल में सोच रही होती है कि माँ जिसने आपको रुलाया था ना, मैं भी इसे ऐसे ही रुलाऊंगी, वरना मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। और ये सोचते सोचते इसके फेस के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रही होती है। ये इस वक्त मिस्टर सॉन्ग के साथ गाड़ी में होती है। वो इससे देखकर कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम ठीक तो हो ना।
मिस जियांग खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस यही सोच रही थी कि इस है फिंग ने तुम्हारी फैमिली के साथ कितना बुरा किया था, इसको तो गोली मार देनी चाहिए। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि तुम देखती जाओ कि मैं और क्या करता हूँ इसके साथ। फिर हम देखते हैं अगले सीन में रिपोर्टर्स मिस्टर सॉन्ग का इंटरव्यू लेने के लिए इसके इर्द गिर्द गैदर हो जाते हैं, क्योंकि अब इसने मिस्टर ही फिंग को सारे बिजनेस से आउट कर दिया होता है और 100 तरह के तरीके इस्तेमाल करके इसने सारे शेयर्स को अपने नाम करवा लिया होता है। रिपोर्टर्स इससे इसकी सक्सेस के मुतालिक पूछते हैं कि आपने ओवरनाइट सक्सेस को अचीव किया है, ऐसा कैसे हो गया है कि आपने इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर ली। मिस्टर सॉन्ग और मिस जियांग तो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर इनके साथ बात कर रहे होते हैं रिपोर्टर्स के साथ, और इसी वक्त इस साइड को मिस्टर ही फिंग और मिस लीन आ रहे होते हैं। वो तो आकर इन दोनों को हिट करने लगती है और कहती है कि ये तुम लोग हमारी जगह पर खड़े हो, इंटरव्यू तो हमारा होना चाहिए था, तुम लोगों का क्यों हो रहा है, तुम दोनों ने मिलकर हमारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। मिस जियांग वॉचमैन को कहती है कि इन दोनों को यहाँ से दूर लेकर जाओ, और सिक्योरिटी आ जाती है और इन दोनों को पकड़ लेती है और दूर लेकर चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं इसका बाप इसको फिर से डांटता है कि क्या जरूरत थी रिपोर्टर के सामने तमाशा खड़ा करने की, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। ये इसको फिजिकली हिट भी करता है। ये रोते हुए अपने बाप से कहती है कि प्लीज मुझे एक मौका दें, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। इसका बाप कहता है कि ठीक है, फलां 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 आदमी के पास आओ और उससे काफी ज्यादा पैसे लेकर आओ, जिससे मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्टेबल कर सकूं, और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम हो जाओगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये उसी ठरकी आदमी से मिलने के लिए आती है जिसके बारे में इसके बाप ने इसको बोला था कि फलां आदमी के पास जाओ, और ये ठरकी वही आदमी था जिसे हमने ड्रामे के शुरू में देखा था, जो मिस जियांग को हरास करने लगता है, जिसको मिस्टर सॉन्ग पीछे से आकर किक मारता है। वो ये कहता है कि मुझे किसने किक मारी, मुझे किसने किक मारी। ये आदमी वही होता है। ये इस आदमी के पास आती है और कहती है कि मेरे डैडी की प्लीज हेल्प करो, वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है, हमें बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, और इन पैसों के बदले में तुम मुझे जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। असल में ये जो आदमी होता है ये किसी जमाने में मिस लीन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, ये इससे शादी करना चाहता था, इसने इसे शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन तब मिस लीन के सर पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सॉन्ग का ही भूत सवार था, यानी इसे तो मिस्टर सॉन्ग से ही मोहब्बत होगी थी, लेकिन तब मिस लीन के सर पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सॉन्ग का ही भूत सवार था, यानी इसे तो मिस्टर सॉन्ग से ही मोहब्बत होगी थी। असल में ये जो आदमी होता है ये मिस लीन में इंटरेस्टेड था, इसने इसे शादी के लिए भी प्रपोज किया था, लेकिन तब मिस लीन के सर पर तो मिस्टर सॉन्ग का भूत सवार था, यानी इसे तो मिस्टर सॉन्ग से मोहब्बत हो गई थी, और मिस्टर सॉन्ग के लिए इसने इस आदमी को बुरी तरह से ह्यूमिलेट करके रिजेक्ट कर दिया था। ये आदमी बहुत ही ज्यादा रिच होता है, ही फिंग से भी ज्यादा ये रिच होता है, और ये इनके प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व भी कर सकता है। ये मिस लीन से कहता है कि तब तो तुमने मुझे ठुकरा दिया था, मुझे उस मिस्टर सॉन्ग के लिए तुमने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अब तुम बाप बेटी की ये हालत हो गई है, और वो अपनी पैंट का बेल्ट उतार कर इसकी पिटाई शुरू कर देता है। अगले मॉर्निंग में जब इसको होश आता है तो ये तो जख्मों से चूर चूर हो चुकी हुई होती है। इसको मिस जियांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसको लगता है कि इसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मिस जियांग की वजह से हो रहा है। ये इसके अपार्टमेंट पर आ जाती है, जियांग इस वक्त कहीं जा रही होती है, ये इससे थप्पड़ मारती है और कहती है कि शर्म नहीं आती तुम्हें, किसी से इसका बॉयफ्रेंड छीनते हुए, बिजनेस चोरी करते हुए। जियांग भी इसको थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो तुम लोगों ने भी तो छीना हुआ है, मुझसे सॉन्ग से तुम लोगों ने छीना हुआ है, और ये दुख दर्द बर्दाश्त करने की आदत तुम लोग डाल लो, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अब यहाँ से स्टोरी में आगे चलकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। ही फिंग मिस जियांग की आइडेंटिटी कंफर्म करवा लेता है, कन्फर्म हो जाता है कि ये तो लोलो की बेटी ही है, और इसने मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर लू के साथ मिलकर इसको बर्बाद करने की प्लानिंग की थी। ये अपने आदमी से कहता है कि इसका मर्डर कर दो, इसको मार डालो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लू मिस जियांग को कहता है कि अब तो तुम्हारा रिवेंज पूरा हो गया है, तो अब मिस्टर सॉन्ग को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है तुमने। असल में ये मिस्टर सॉन्ग का सामान यहाँ पर देख लेता है, इसलिए ये इससे कहता है कि तुमने तो सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने के लिए इसके साथ झूठा रिलेशनशिप बनाया हुआ था, अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, अब इसको छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। ये जल्दी से बोल उठती है, कहती है कि नहीं मिस्टर लू, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इतने में मिस्टर सॉन्ग भी आ जाता है। ये मिस जियांग का फेवरेट फूड लेकर आया हुआ होता है, और मिस्टर लू को और जियांग को बैठा बातें करते देखकर इससे जेलसी होती है। ये मिस जियांग से कहता है कि लगता है मेरी एब्सेंस में
तुम दोनों की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्राइवेट बातें चल रही होंगी। मिस्टर लो को तो इसके बात पर अच्छा खासा गुस्सा आ जाता है। वो इससे गुस्से से कहता है कि हम दोनों में जो मर्जी बातें चल रही हों, तुम्हें इससे क्या, हम दोनों का रिलेशनशिप बचपन से है, तुम तो अभी अभी आए हो इसकी जिंदगी में, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये मुझसे ज्यादा तुमसे प्राइवेट बातें करेगी क्या। इसकी टोन बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली होती है। मिस्टर सॉन्ग की तो बोलती बंद हो जाती है। फिर मिस्टर लो मिस जॉन्ग के सर पर प्यार से हाथ रखता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और एक दिन मिस्टर लो जियांग से प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा, और सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। ये अभी भी इससे यही प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर मिस जियांग मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि ये सिर्फ मेरा एक बहुत ही अच्छा भाई है, मेरा कजन है, इसने बचपन से लेकर आज तक हमेशा मेरा ख्याल रखा है, प्लीज इसके और मेरे बारे में ऐसा नेगेटिव ना सोचो। इसकी इन बातों से मिस्टर सॉन्ग को भी सेटिस्फेक्शन हो ही जाती है। इसे भी लगता है कि मैंने एमी फजूल में इन दोनों को मिसअंडरस्टैंड किया। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ गुंडे मिस जियांग पर अटैक कर देते हैं। इन गुंडों को मिस्टर हीफिंग ने ही भेजा होता है। यहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और इन गुंडों से मिस जियांग को बचाकर वहां से भागने लगता है, तो एक गुंडा इसे पीछे से आकर स्टैप कर देता है और भाग जाता है। मिस्टर लू तो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जियांग रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं ये हॉस्पिटल में होता है। जियांग इसके पास ही बैठी हुई होती है। इसे होश आता है तो जियांग इसको कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। आज तो तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं कभी खुद को माफ ना कर पाती। मिस्टर लो इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ अपना वादा निभा रहा हूँ। मैंने बचपन में भी तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तो मैंने तो अपना वादा ही निभाया है, मैंने तुम्हारी हिफाजत ही की है। मिस जियांग इसको कहती है कि तुम्हारे एहसान मुझ पर बढ़ते जा रहे हैं। माँ के बाद अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता, मैं पता नहीं कैसे तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाऊंगी। मिस्टर लो इसको कहता है कि तुम्हें किसी बात का कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है, और ये सब तो मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, तुम पर कोई एहसान नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। ये अभी ये बातें कर ही रहा होता है कि मिस्टर सॉन्ग वहां पर आ जाता है और ये सारी बातें वो सुन लेता है और उससे से वहां से जाने लगता है। ये भाग कर मिस्टर सॉन्ग को मनाने के लिए बाहर आ जाती है और मिस्टर लू का तो गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। मिस जियांग मिस्टर सॉन्ग को रोकर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस बात पर तुम गुस्सा हो रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं है कि मेरी कजन की तबीयत कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, तुमने तो इसका हाल तक नहीं पूछा है और बिना किसी बात के जा रहे हो। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि क्या बिना किसी बात के मैं जा रहा हूँ, मैं तो तुम दोनों की बातें सुन चुका हूँ, ये तुमसे अपनी मोहब्बत का, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है और तुम कह रही हो बिना किसी बात के मैं जा रहा हूँ। ये इसे फिर से कहती है कि एक तो तुम बिना सोचे समझे जल्दी से डिसाइड कर लेते हो कि कौन गलत है और कौन सही है। अरे बाबा, वो तो मेरा भाई है, मेरा कजन है। वो फीलिंग्स का वर्ड इसलिए यूज कर रहा था कि ये मुझे भाइयों की तरह, बहनों की तरह फील करता है, और वैसे भी मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। वो ये कहकर इसको किस कर लेती है। मिस्टर सॉन्ग फिर से सेटिस्फाई हो जाता है, ये इसको मना लेती है और अंदर बेड पर लेटे हुए मिस्टर लू का गुस्से से बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं मिस लीन मिस्टर सॉन्ग का रास्ते में इंतजार कर रही होती है। ये इसको कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो तो इससे कोई भी बात करने से इनकार कर देता है। ये इसको कहती है कि बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें मिस जांग की सच्चाई बताना चाहती हूँ। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि इसे छोड़ो, तुम अपनी सच्चाई की बात करो। तुम बाप बेटी क्या इस काबिल हो कि दूसरों की सच्चाई की, दूसरों की झूठों की बात कर सको। लीन इसको कहती है कि मैं तुम्हारी नाराजगी को समझ सकती हूँ, अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी बात को नहीं समझोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये जो मिस जियांग है ना, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, तुम्हें इसने सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, और ये मेरे डैड की मिस्ट्रेस की बेटी है। इसकी माँ ने तो सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी और इसको लगता है कि हमने इसकी माँ की जान ली है। ये हमसे इस बात का रिवेंज लेना चाहती है और हमारी फैमिली में एंटर होने के लिए इसने तुम्हें यूज भी किया है। ये बहुत ही जल्द तुम्हें छोड़ भी देगी जब इसका मकसद पूरा हो जाएगा। मिस्टर सॉन्ग को इसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता, वो इसको ही बातें सुनाने लगता है। वो कहता है कि आज के बाद दोबारा मेरे रास्ते में ना आना। मैं तुम बाप बेटी को जानता हूँ कि तुम दोनों कितने बड़े मकार हो, होशियार हो, दूसरों को एक्यूज करने वाले हो। मेरे माँ बाप को भी तुम लोगों ने बुरी तरह से एक्यूज किया था और उनको मरने पर मजबूर कर दिया था।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और तुम पर यकीन कर लूंगा। वो इसकी अच्छी खासी इंसल्ट करके वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये मिस्टर लू के लिए एप्पल काट रही होती है। मिस्टर लू इसे फिर से कहता है कि तुम अब मिस्टर सॉन्ग के साथ ब्रेकअप कर लो, मैं नहीं चाहता कि अब भी तुम इसके साथ रिलेशनशिप में रहो। अब तो मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर हीफिंग अच्छी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है, तो तुम अब इसे छोड़ भी दो। वो मिस्टर लू को कहती है कि अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है, मुझे मेरी माँ का लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन का पेपर चाहिए। जब तक ये मेरे हाथ नहीं आ जाता, मेरा रिवेंज पूरा नहीं होगा, तब तक मेरे लिए मिस्टर सॉन्ग के साथ रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसे फिर से कहता है कि क्या तुम ये जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तभी मिस्टर सॉन्ग फिर से वहां पर आ जाता है और मिस्टर लू की और इसकी बातें फिर से ये सुन लेता है और वहां से गुस्से से जाने लगता है। ये इसके पीछे पीछे फिर से भागती है और मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि बस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम अपने कजन की इतनी ज्यादा केयर करो। तुम यहाँ पर क्यों आती हो? डॉक्टर्स है ना यहाँ पर इसका ख्याल रखने वाले। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ ये ऐसी बातें ही कर रहा होता है तुम्हारे साथ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स हैं, वैसी फीलिंग्स है। मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, तुम भी शायद मेरे साथ सिंसियर नहीं हो। मिस चांग इसकी इतनी ज्यादा बातें सुनकर कहती है कि तुमने जो कहना था कह लिया, अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बातों से तंग आ चुकी हूँ। तुम बार बार मेरी सिंसियरिटी को डाउट करते हो। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद अगर मुझे किसी इंसान ने खुशी दी तो वो तुम ही थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी चेंज भी हो जाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना तो तुम मुझे छोड़ सकते हो, इनफैक्ट मैं खुद ही तुम्हारी लाइफ से चले जाती हूँ। और वो मुड़कर जाने लगती है। मिस्टर सॉन्ग को भी इसकी बातें सुनकर एहसास हो जाता है कि शायद मैं एमी फजूल में बार बार इस पर डाउट कर रहा हूँ और वो इसको मना लेता है। ये भी मान जाती है और इसको कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि आजकल तुम ज्यादा ही मुझ पर डाउट कर रहे हो, तो शायद ये लिन ही है जो तुम्हारे माइंड में तरह तरह की बातें मेरे बारे में डाल रही होगी, तुम्हारे कान भर रही होगी। तुम आज ही जाओ और ही फैमिली के घर से अपना सारा सामान उठा कर ले आओ और इसके साथ पूरी तरह से ब्रेकअप भी कर लो। वो कहता है कि ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ब्रेकअप तो मैं पहले ही कर चुका हुआ हूँ इसके साथ, अब बस मेरा सामान वहां से लेना बाकी है, तो तुम मेरे साथ ही चलो, हम जाकर दोनों सामान लेकर आ जाते हैं। ये मान जाती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों घर आते हैं सामान लेने के लिए। लिन तो जियांग को घर के अंदर नहीं आने देती है। मिस्टर सॉन्ग इस पर नाराज हो जाता है, गुस्सा होने लगता है, लेकिन मिस जियांग इसको कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम जाकर अपना सामान लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ यहाँ पर। ये सामान लेने के लिए चला जाता है और ये जल्दी से फिर से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ती है कि ये लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सके। और यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ये सब कैमरास में देख रहा होता है। मिस लिन इसको कहती है कि खुद अपनी आंखों से देख लिया ना तुमने कि ये कितनी बड़ी झूठी है, फ्रॉड है, मकार है। क्या तुम्हें अब तक मेरी बातों पर यकीन नहीं आया है? मिस्टर सॉन्ग को तो लिन की बातों पर यकीन आ जाता है और इससे जियांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर जियांग फाइल को ढूंढ ही लेती है। मिस्टर सॉन्ग गुस्से से जब बाहर आता है तो ये सोफे पर बैठी हुई होती है। इसके हाथ से ये आकर फाइल को खींचकर एक साइड को फेंक देता है और इसको नेक से पकड़ता है और कहता है कि तुम इतनी बड़ी झूठी निकलोगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, तुमसे प्यार करने लगा था मैं, और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया है। मिस लिन तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि मिस जियांग तो काफी दिनों से इसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करती ही जा रही थी, तो अब फाइनली ये भी जियांग के खिलाफ कुछ कर पाई है। मिस जियांग तो मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि अब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, तुम बस यहाँ से दफा हो जाओ और आज के बाद ना तो मैं तुमसे कभी कांटेक्ट करूंगा और ना ही तुम्हारी कोई शक्ल देखूंगा और ना ही तुम मुझसे कांटेक्ट करना। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गई हो और मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये गाड़ी ड्राइव करते हुए आ रही होती है। ये सोचों में ही गुम होती है कि गाड़ी की टक्कर होने लगती है। ये जल्दी से ब्रेक लगा लेती है। असल में इसका दिल बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है, उदास होता है। ये तो मिस्टर सॉन्ग से मोहब्बत करने लगी थी, ये इसके साथ चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रही होती है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि ये मिस्टर सॉन्ग की नजरों में बुरी बन जाती है। ये अपने दिल में सोचती है कि मेरी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की तकलीफों का रिवेंज लेना है और इस मकसद के लिए मैं हर तरह की सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो फाइल को उठाती है जो वो ही फैमिली के लाइब्रेरी से लेकर आई हुई होती है, लेकिन वो तो ये देखकर शॉक्ड ही हो जाती है। इसके होश उड़ जाते हैं कि इस फाइल के सब पेपर्स ब्लैंक होते हैं, मतलब जिस मकसद के लिए ये मिस्टर सॉन्ग के साथ ही फैमिली के घर में गई थी वो भी पूरा नहीं होता है और मिस्टर सॉन्ग के साथ भी इसका ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पर हमें
फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्टर ही फिंग ने इस फाइल को चेंज कर दिया होता है क्योंकि इसको डाउट था कि अब लूलू की बेटी यानी मिस जियांग इस फाइल को लेने के लिए, चोरी करने के लिए ज़रूर आएगी, इसलिए ये फाइल को ही चेंज कर देता है। और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग तो सो रहा होता है और मिस लिन इसके साथ चिपक कर ये भी सो रही होती है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि बड़ा मरो तुम, ये क्या मेरे साथ चिपकी हुई हो। वो इससे कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें मिस जियांग की सारी असलियत हकीकत दिखा भी दी है, फिर भी तुम मुझसे इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है अगर जियांग ने मेरे साथ धोखा किया है ना, तो तुम्हारे बाप ने भी तो मेरे साथ धोखा किया हुआ है। जियांग ने एटलीस्ट मेरे माँ बाप को नहीं मारा है, तुम्हारे बाप ने तो मेरे माँ बाप को भी मुझसे छीन लिया था, उनके बिजनेस को भी मुझसे छीन लिया और मुझे बर्बाद करके रख दिया। अगर जियांग ट्रस्ट के काबिल नहीं है तो तुम कौन सा ट्रस्ट वर्दी हो। इसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है तो तुम ये ना समझ लेना कि अब मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो ये कहकर कमरे से चला जाता है। फिर मिस लिन को उसी लोफर ठरकी आदमी की कॉल आती है। वो इसको कहता है कि अगर तुम मुझसे 50 मिलियन रुपीस लेना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। वो मिलने के लिए चले जाती है और वो इसका रेप कर देता है। और यहाँ पर हमारी मिस जियांग ये सब होता हुआ देखकर रिकॉर्ड कर लेती है। मॉर्निंग में ये आदमी यहाँ से उठकर साइड को जाने लगता है और इसे पैसे यानी 50 मिलियन रुपीस भी दे देता है। इसके जाने के बाद मिस लिन को जियांग का एक मैसेज रिसीव होता है। वो इससे कहती है कि मैंने तुम्हारे रेप की वीडियो बना ली है और अगर तुम चाहती हो ना कि मैं इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करूं तो मुझसे आकर जल्दी से जल्दी मिलो। लिन को तो जियांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, यह हाइपर हो जाती है, इसे अब्यूज करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये जियांग से मिलने के लिए भी आ जाती है। जियांग दरवाजा खोलती है तो ये इसको थप्पड़ मारने लगती है। जियांग इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारा जो मटेरियल वीडियो मेरे पास है ना, तो तुम मुझसे बचकर ही रहो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ वरना मैं तुम्हारी वीडियो को लीक आउट कर दूंगी। फिर वो इसे इसकी वीडियो भी दिखाती है जो इसने बनाई हुई होती है। मिस जियांग तो आग बगोला हो जाती है। ये सब देखकर सिचुएशन भी काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है इसके लिए, ये चाहकर भी मिस जियांग से पंगा नहीं ले सकती। मिस जियांग इसे कहती है कि अगर तो तुम ये चाहती हो कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूं तो तुम्हें मेरी माँ की लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन की फाइल को मुझे ला कर देना होगा, वरना मैं ये वीडियो लीक आउट कर दूंगी। तुम्हारे पास अब बस 10 दिन है, 10 दिनों के अंदर अंदर तुम मेरा ये काम करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो जाओ। जियांग मान जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने कजन के साथ बार में बैठी हुई ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर लुइस को कहता है कि अब बस भी करो, तुम इतना क्यों पी रही हो, क्या तुम्हें सिर्फ मिस्टर सॉन्ग के साथ ब्रेकअप हो जाने का दुख है जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा ड्रिंकिंग कर रही हो। भूल जाओ ऐसे इंसान को जिसको तुम्हारी परवाह ही नहीं, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। वो कहती है कि मैं तो इसके लिए जरा भी उदास नहीं हूँ और ना ही मैं इसके लिए ड्रिंक कर रही हूँ। मेरी लाइफ का तो मकसद सिर्फ अपनी माँ का रिवेंज लेना है, प्यार मोहब्बत करना नहीं है। मैं तो बस इस बात से हर्ट हो रही हूँ कि मेरी माँ को इस ही फिंग ने कितना ज्यादा ब्रूटली ट्रीट किया होगा। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ खून में लथपथ थी, मैंने अपनी माँ को मरते हुए देखा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं लिक्विडिटी फाइल लेने के लिए गई हुई थी लेकिन ही फिंग ने तो फाइल ही चेंज कर दी हुई है, पता नहीं मैं कब अपना मकसद पूरा कर पाऊंगी। मिस्टर लू भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा टची फील करता है। फिर यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग भी आ जाता है और ये तो मिस्टर लू के साथ झगड़ा करने लगता है। मिस जियांग को भी बातें सुनाता है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, झूठ और धोखे से भरी हुई हो, मुझे छोड़कर आजकल तुम अपने इस भाई के साथ हो, इसे सेड्यूस कर रही हो। तुमने तो कहा था ना कि ये तुम्हारा कजन है, तुम्हारा भाई है, और भाई भाई कहते हुए ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन गया ये तुमने मुझे बताया ही नहीं। और क्या पता ये हमेशा से ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही था और तुम मुझसे झूठ बोलती थी कि ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा कजन है। लड़कों को सेड्यूस करना तो तुम्हारी हॉबी है। इसे भी गुस्सा आ जाता है। ये कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसी ही हूँ, मेरी हॉबी है दूसरे मर्दों को, दूसरे लड़कों को सेड्यूस करना, इनके साथ सेक्स करना और फिर इनके साथ ब्रेकअप कर देना। मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ मैं करूँ। तुम जाओ ना अपनी मिस लिन के पास, यहाँ क्यों आए हो? और तुमने ठीक कहा है कि मिस्टर लू मेरा भाई नहीं है, मेरा कजन नहीं है, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि ये मेरा भाई है, मैं तो हूँ ही झूठी, तुम जाओ यहाँ से। वो ये गुस्से से कहती हुई वहां से चले जाती है और इसको वॉमिटिंग होने लगती है। इसका कजन इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। ये इसको कहती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में होती है चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर इसको कंग्रेचुलेट करता है
कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। मिस्टर सॉन्ग के साथ तो मेरा ब्रेकअप हो गया है जिसका ये बेबी है। अब मेरी बेबी को लोग इलिजिटिमेट चाइल्ड कहकर ही पुकारेंगे। पहले तो ये सोचकर घबरा जाती है, फिर खुद में हिम्मत भी पैदा करती है और सोचती है कि मैं देख लूंगी, जो भी होगा मैं अपने बच्चे को खुद ही संभालूंगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपनी माँ की ग्रेव पर आती है, लेकिन ये देखकर तो इसके होश ही उड़ जाते हैं कि वहां पर इसकी माँ की ग्रेव का जो टॉम्ब होता है, या जिनको हम अस्थियां भी कह सकते हैं हिंदी जुबान में, वो मिसिंग होता है। ग्रेव यार्ड का जो वॉचमैन होता है ये इसको कॉल करके पूछती है कि मेरी माँ की ग्रेव कहाँ है, इसकी अस्थियां कहाँ है। वॉचमैन इसको बताता है कि मिस्टर ही फिंग ने आपके माँ की ग्रेव को यहाँ से हटा दिया है। ये सुनकर तो इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये मिस्टर ही फिंग को आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ की ग्रेव को हटाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर ही फिंग तो हंसते हुए इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो मुझसे रिवेंज लेने के लिए आई थी ना, तो देखो मैंने तुम्हारी माँ की ग्रेव ही हटा दी है। अब जाओ जाकर अपनी माँ का नामो निशान, इसकी ग्रेव का नामो निशान ढूंढती रहो। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ कि जब मैंने तुम्हारी माँ का मर्डर किया था ना, तो पहले मैंने इसकी हड्डियां तोड़ी थी, फिर इस पर चाकू से वार किए थे। सच बताओ मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया था। वो जैसे रो रही थी ना और जैसे इसकी हड्डियां टूटने की आवाज थी, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये सब सुनकर अपने कानों को हाथ लगा रही होती है और ये पागल इंसान हंसते हंसते इसको ये सब बता रहा होता है। ये बेहोश हो जाती है। जब ये वापस आ रही होती है तो रास्ते में ये बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो ये हॉस्पिटल में होती है और ये बेहोशी में ही चला रही होती है कि मेरा बेबी, और घबरा कर उठ जाती है। इसका कजन इसके पास ही बैठा होता है। वो इसको कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं हुआ है। ये रोने लग जाती है और इसको बताती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि ही फिंग ने कैसे मेरी माँ को मारा होगा, वो उस वक्त कितनी तकलीफ में होगी। मैं मिस्टर ही फिंग को जान से मार डालना चाहती हूँ। इसका कजन इसको कहता है कि सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, फिलहाल तो तुम अपने आप पर फोकस करो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें बेबी के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुमने मिस्टर सॉन्ग को बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती है कि मुझे इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं इसको बताना तो चाहती थी कि मैंने इससे सब कुछ क्यों छुपाया, अपनी आइडेंटिटी इससे क्यों छुपाई, अपनी माँ का रिवेंज लेने का मकसद इससे क्यों छुपाया। लेकिन जब इसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और इस लेन पर इसने ट्रस्ट किया, तो अब मुझे भी इसके पीछे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू मिस जियांग के साथ बाहर वॉक कर रहा होता है। सामने से मिस्टर सॉन्ग और लेन भी आ रहे होते हैं। मिस जियांग ने हाथ में इसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को पकड़ा होता है। लेन इसको आकर पकड़कर चेक करती है, सॉन्ग भी चेक करता है और इन दोनों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इनको पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है और सॉन्ग को लगता है कि ये बेबी इसके कजन का है। वो इसको कहता है कि मुझसे तो तुम्हारा रिलेशनशिप अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, ये बेबी जरूर तुम्हारे इस कजन बॉयफ्रेंड का ही होगा। वो भी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बेबी मिस्टर लू का ही है। हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी हैं। जैसे तुम दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ हैप्पी हो ना, तो वैसे मैं भी मिस्टर लू के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, रिलैक्स हूँ। मिस्टर सॉन्ग का गुस्से वाला लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। वो जल्दी से मिस लीन का हाथ पकड़ कर कहता है कि हम भी कुछ दिनों तक शादी कर रहे हैं, तुम जरूर हमारी शादी पर आना। वो कहती है कि ठीक है, मैं लाजमी आऊंगी, मुझे आने में भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तुम दोनों की शादी है और मैं तुम दोनों को बेस्ट विशेस ना दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हाँ मिस लीन, तुम कोई काम भूल रही हो जो मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था। मैं तुम्हें रिमाइंड करवा दूं कि अगर तुमने ये काम ना किया जो मैंने तुम्हें बोला था कुछ दिन पहले, तो तुम्हारी शादी पर तुम्हें ऐसा सरप्राइज मेरी तरफ से मिलेगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। असल में मिस चांग उसे रिमाइंड करवा रही होती है कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे मेरी माँ की लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन की फाइल ला कर दो, वरना मैं तुम्हारी वीडियो को सोशल मीडिया पर लीक आउट कर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं लीन अपने डैडी के रूम में आती है और वो फाइल को ढूंढने लगती है और थोड़ी देर के बाद फाइल इसको मिल भी जाती है। वो जल्दी से फाइल को लेकर कमरे से बाहर भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये जियांग को फाइल देने के लिए आती है और इसको कहती है कि मैंने तुम्हें डील के मुताबिक फाइल ला कर दे दी है और अब तुम भी डील के मुताबिक इन वीडियोस को इसको डिलीट कर देना। मिस जॉन्ग इसको कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं वीडियो को डिलीट कर देती हूँ और हाँ, मैं तुम्हें शादी की बेस्ट विशेस भी देने के लिए नहीं आऊंगी। लीन के जाने के बाद ये अपने लॉयर को कॉल करती है और इसको कहती है कि मुझे अपनी माँ की लिक्विडिटी ट्रांसफर फाइल मिल चुकी है, अब रही सही कसर तुम निकाल दो और मिस्टर ही फिंग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करो। अगले सीन में हम देखते हैं इन दोनों की शादी हो रही हुई होती है। ये दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं, फिर इन दोनों को एक दूसरे को किस करने का बोला जाता है। मिस लीन तो खुशी खुशी अपने लिप्स इसके पास लेकर आती है। मिस्टर सॉन्ग थोड़ा सा हेजिटेट
हो रहा होता है वो इसकी तरफ देखता है तो इसको इमेजिन होता है कि ये मिस जियांग है और वो मिस जियांग को इमेजिन करते करते इसको किस करने लगा। वो एक दूसरे को किस करने का बोला जाता है। मिस लीन तो खुशी खुशी अपने लिप्स इसके पास लेकर आती है। मिस्टर सॉन्ग थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा होता है वो इसकी तरफ देखता है तो इसको इमेजिन होता है कि ये मिस जियांग है और वो मिस जियांग को इमेजिन करते करते इसको किस करने लगता है। तभी वहां पर लीन की वीडियो प्ले होने लगती है जब उस आदमी ने इसका रेप किया था और ये वीडियो जियांग ने प्ले कर दी हुई होती है। शादी में मौजूद सब गेस्ट इस वीडियो को देखने लगते हैं। लीन के भी होश उड़ जाते हैं। वो सिक्योरिटी को बुलाती है, आवाज़ लगाती है कि जल्दी जल्दी आओ, कोई ये वीडियो ऑफ करे, ये किसने प्ले की है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और इसको कहती है कि मेरा सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा, ये तुम्हारी शादी के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। मिस लीन इसको थप्पड़ मारने लगती है और ये इसको कहती है कि तुम तो एक नंबर की बिच हो, हमारी तो डील हो गई थी ना कि तुम फाइल को लेकर वीडियो को डिलीट कर दोगी। जियांग इसका हाथ रोक लेती है और इसको थप्पड़ मारती है, ये नीचे गिर जाती है। जियांग फिर इसको कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कोई डील नहीं हो सकती, तुम्हारे साथ मैं वैसे ही डील करूंगी जैसे तुम डिजर्व करती हो। मिस्टर सॉन्ग भी आ जाता है और इन दोनों से पूछता है कि ये क्या मामला है। जियांग इसको कहती है कि ये जो भी मामला है तुम्हारा इसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, बस तुम एक बात को याद रखो कि मैं अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वैसे भी तुम तो जानते ही हो ना कि मैं कितनी झूठी हूँ, मकार हूँ, धोखेबाज हूँ, तो बस इन्हीं बातों को अपने जहन में रखो। मैं तुम्हारी शादी देखने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ बल्कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए आई हूँ। वो शादी को कैंसिल करके चला जाता है। मिस जियांग मिस लीन को कहती है कि तुम्हारा डैड अब क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। ओ याद आया, वो कैसे आ सकता है भला, मैंने तो इसका बंदोबस्त जो कर दिया है। अब पुलिस इसको अरेस्ट करने के लिए इसके पीछे पीछे है और वो पुलिस से बचता हुआ फिर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस लीन रास्ते में जा रही होती है। इसका बाप इसको गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी बेटी को तो जान से मार डालना चाहिए। तुमने मेरे कमरे से फाइल को उठाकर जियांग को सप्लाई कर दिया और अब पुलिस मुझको गिरफ्तार करने के लिए मेरे पीछे पीछे है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये इसका गला दबाकर इसको मारने ही लगता है कि वहां पर पुलिस आ जाती है और ये पुलिस को देकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग किसी को कॉल करती है और इसे कहती है कि जियांग का मर्डर कर दो और इसे जियांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। ये कहती है कि जियांग अब से मेरे बदला स्टार्ट हो गया है, तुम्हारी वजह से मेरा बाप पुलिस से छिपता फिर रहा है और मेरी शादी भी तुमने तोड़ डाली है, अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर से मिस जियांग पर अटैक होता है। एक कार तेजी से आकर इसको हिट करने लगती है। तभी वहां पर अचानक से मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और इसको बचा लेता है। ये तो घबरा जाती है और फिर बेहोश भी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई होती है। ये नींद में ही डर रही होती है और बेबी माय बेबी चला रही होती है और घबरा कर उठ जाती है। मिस्टर सॉन्ग इसके पास ही बैठा हुआ होता है। वो इसको कहता है कि फिक्र ना करो, तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं हुआ है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने मुझे एक्सीडेंट होने से क्यों बचाया है, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो मुझे बचाने की भला क्या तुक बनती थी। वो कहता है कि इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है, जितना तुमने मेरा दिल दुखाया है, तो अभी तक तो इसका बदला भी मैंने तुमसे नहीं लिया और जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लेता मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। वो कहती है कि ठीक है, लेते रहो बदला, जो करना चाहते हो ना करते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो फिर मिस्टर लू को कॉल करने लगती है और इसको कहती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। वो भी आने के लिए फौरन मान जाता है और ये स्माइल करती है। मिस्टर सॉन्ग को इन दोनों की बातें सुनकर इसे मिस्टर लू को कॉल करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। ये कॉल को डिस्कनेक्ट करके मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरे बेबी का फादर आ रहा है, तुम्हारा अब यहाँ पर रहना नहीं बनता, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, जिस पर ये कहती है कि क्या तुम भूल गए हो तुमने मेरे साथ किस तरह से बात की थी मिस लीन के सामने, जैसे तुमने मेरे साथ किया था मैं भी वैसे ही तुम्हारे साथ करूंगी, चलो जाओ यहाँ से, जल्दी से चले जाओ। और मिस्टर सॉन्ग वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ये बाहर आकर किसी को कॉल करता है और कहता है कि पता करो कि मिस जियांग को जो कार हिट करने वाली थी इसको किसने भेजा है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू जल्दी से भागता भागता मिस जियांग के पास हॉस्पिटल में आ जाता है। वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा वरीड होता है। ये कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिस्टर सॉन्ग ने आकर मुझे बचा लिया था और वही मुझे हॉस्पिटल लेकर भी आया है। मिस्टर लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है, ये मिस्टर ही फिंग ही करवा रहा होगा, मैं अभी इसकी पुलिस को कंप्लेन करवा देता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ये मिस्टर लू के साथ बैठी हुई बिजनेस मैटर्स को डिस्कस कर रही होती है।
इसे स्टमक में पेन होने लगता है। मिस्टर सू इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे हल्का सा दर्द हो रहा है। वो जल्दी से इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट भी करता हूँ, तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश भी करता हूँ और मैं इस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम बस हाँ कह दो और मेरे साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वहाँ पर जाके हम अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करेंगे। वो इससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि फिलहाल मैं किसी भी नए रिलेशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस ही बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट था। मिस्टर लू कहता है कि मैं समझ गया हूँ, बात नए रिलेशनशिप की नहीं है, तुम बस मेरे प्यार को कबूल नहीं करना चाहती हो, मैं तुम्हारी नज़रों में प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने ऑफिस में होती है और अपने सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि काम को इस तरह से करो, वैसे करो, नई नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही होती है। ये इसकी माँ की कंपनी होती है जो इसे वापस मिल चुकी हुई होती है, क्योंकि इसको लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट की जो फाइल मिल जाती है, इस फाइल की वजह से जिन जिन चीज़ों पर, प्रॉपर्टी पर, कंपनी पर, घर पर इसका हक होता है वो इसको मिल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू और मिस जियांग तो घर को जा रहे होते हैं, वहां पर फिर से ये दोनों आ जाते हैं। मिस लिन तो इसे इंसल्ट करती है, ह्यूमिलेट करने लगती है। वो इसको कहती है कि वैसे तो तुम कितनी बेशर्म हो ना, बिना शादी के तुम प्रेग्नेंट भी हो गई हो, लोगों के घर तबाह करने की भी कोशिश करती रहती हो, दूसरों को परेशान भी करती रहती हो, कोई ऐसा बुरा काम बाकी रह गया है क्या जो तुमने आज तक नहीं किया होगा? जियांग इसके करीब आती है और इसको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली ये कहती है कि हाँ, कोई भी ऐसा काम बुरा नहीं रह गया जो मैंने नहीं किया होगा, मैं तो हूँ ही बुरी, मैं मानती भी हूँ कि मैं बुरी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो, पुलिस तुम्हारे बाप को आज नहीं तो कल अरेस्ट कर ही लेगी, तो फिर इसके बाद जेल में जाने की बारी तुम्हारी होगी। मिस लिन को तो इसके बाद बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव लगती है, इसको गुस्सा आता है, लेकिन ये डर भी जाती है कि कहीं पुलिस वाकई में मुझे पकड़ ही ना ले। अगले सीन में हम देखते हैं रात के टाइम ये अपनी नींद से घबराकर उठ जाती है, ये पानी पीने के लिए डाउनस्टेयर जाती है, इसे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज आती है, ये डर जाती है कि ये कौन है, और ये कोई और नहीं होता बल्कि इसका बाप होता है। वो इसको पकड़ लेता है और कहता है कि आज तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, तुम्हारी वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है, तुम क्या चाहती हो कि मैं जेल में अपनी जिंदगी गुजार दूं और तुम घर पर मजे लेती रहो? अगर मैं मरूंगा ना तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। और फिर वो अपने हाथों पर ग्लव्स पहनने लगता है ताकि इसका मर्डर कर सके, लेकिन किसी को पता भी ना चले कि मैंने इसका मर्डर किया है, ये बाप है कि जलाद है। ये अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाती है और इसके सर पर दे मारती है, ये बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर इसी का फोन ये उठाती है और पुलिस को भी कॉल कर देती है, पुलिस आकर इसके बाप को अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू आकर मिस जियांग को गुड न्यूज देता है कि मिस्टर ही फिंग तो रात का अरेस्ट हो चुका है। वो तो खुश हो जाती है और पूछती है कि ये कैसे अरेस्ट हो गया है, ये तो भागता फिर रहा था, कभी कहीं छुप रहा था, कभी कहीं छुप रहा था, पुलिस के तो हाथ ही नहीं लग रहा था। वो कहता है कि बेटी ने ही बाप को अरेस्ट करवाया है, बाप ने घर में रात को घुसकर बेटी को जान से मारने की कोशिश की, तो बेटी ने इस पर अटैक करके इसको बेहोश कर दिया और फिर पुलिस को बुला लिया। जियांग कहती है कि जैसा बाप वैसी बेटी। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग मिस जियांग के ऑफिस में आया हुआ होता है किसी बिजनेस डील के लिए। मिस जियांग तो इसके साथ काफी ज्यादा एरोगेंटली बात करती है, ये जो बिजनेस डील लेकर आया होता है इस डील को एक्सेप्ट भी ये कर ही लेती है और पेपर्स पर साइन भी कर देती है, और फिर इसको कहती है कि चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलो, तुम यहाँ पर सिर्फ इस बिजनेस डील के लिए आए थे ना, तो मैंने साइन कर दिया है, अब तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई काम नहीं बनता, जल्दी से यहाँ से निकलो। वो इससे कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही एरोगेंस नहीं आ गई है, मैं ये जो बिजनेस डील तुम्हारे पास लेकर आया हूँ ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कंपनी का ही बेनिफिट है, प्रॉफिट है, और बजाय कि तुम मुझे थैंक्स बोलो तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो। वो कहती है कि क्या तुम्हें मैंने बोला था कि ये डील मेरे पास लेकर आओ, तुम और तुम्हारी डील्स मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ, और थैंक्स तो तुम मुझे बोलो कि मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में आने दिया, और तो और तुम्हारे साथ जो डील भी मैंने साइन की है इसके लिए भी तुम्हारा थैंक्स बनता है कि तुम मुझे बोलो थैंक्स, अब जाओ यहाँ से, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला होगा। वो ये कहकर फिर से इसको जेलस करवाने लगती है, इससे जेलसी होती भी है। फिर हम देखते हैं ये सब एक फैशन शो में आए हुए होते हैं, और ये फैशन शो मिस्टर लू ने ही ऑर्गेनाइज करवाया हुआ होता है ताकि ये मिस जियांग के बिजनेस को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा सके। फैशन शो कामयाबी हो जाता है, मिस जियांग को काफी ज्यादा नए क्लाइंट्स इस फैशन शो से मिल भी जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग भी होता है, ये काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और इसकी हालत बिगड़ने लगती है। जियांग इसको सहारा देते हुए रूम में लेकर आ जाती है और इसको लेटा कर जाने लगती है कि ये इसको पकड़ लेता है
और ये इसके ऊपर गिर जाती है। ये पता नहीं किस किस्म के बेहोश होते हैं। बेहोशी में भी इनको नजर आ रहा होता है कि इन्होंने किसका हाथ पकड़ा हुआ है और किसको इन्होंने अपने पास रखना है और किसको दूर जाने देना है। एनीवेज ये इसको पकड़ लेता है, ये इसके ऊपर गिर जाती है। ये इसको कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोलती हो, धोखा देती हो, तुम्हारे दिल में कुछ और होता है और तुम मुझसे कुछ और कहती हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे सारे झूठ अच्छे लगते हैं, तुम्हारा धोखा देना भी मुझे अच्छा लगता है। तुम मुझे धोखे दे लो जितना देना चाहती हो, तुम मुझसे झूठ बोलो जितना बोलना चाहती हो, और ये जो तुम्हारा और तुम्हारे कजन का बेबी है ना, मुझे ये भी कबूल है। मैं इसका स्टेप फादर बनने को भी तैयार हूँ, बस तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर ना जाओ। ये सारी बातें जियांग इसे देखकर बहुत ही ज्यादा अटेंटिवली सुन रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉ को होश आता है तो इसके मोबाइल पर जियांग का मैसेज आता है। वो जल्दी से इसे अपने पास आने का कहती है। वो जाता भी है और इसे याद ही होता है कि ये रात को बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, इसने ही मुझे रूम में छोड़ा भी था। ये इसको पूछता है कि मैंने रात को नशे में कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मिस जियांग तो हल्का सा मुस्कुराते हुए इसको कहती है कि तुम खुद ही सुन लो कि तुमने रात को मुझे क्या क्या बोला था, और वो इसको इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है जो इसने रात को ही कर ली थी जब ये सारी बातें इससे कर रहा था। मिस्टर सॉन्ग अपने नशे में कही गई ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा एम्बैरस होने लगता है। वो जियांग को कहता है कि क्या मैंने ये सारी बातें वाकई में की थी। वो कहती है कि हाँ ना, तुम पूरा वॉइस तो सुन ही नहीं रही हो, तुमने तो मुझे ये भी कहा था कि तुम मेरे बेबी का स्टेप फादर बनने के लिए भी रेडी हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि क्या मैंने ये भी बोला था, तो ठीक है, अब जो मैंने बोल दिया ना सो मैंने बोल दिया, अब क्या हो सकता है, अब मैं तुमसे पैचअप करने के लिए तैयार हूँ। मिस जियांग कहती है कि ठीक है, तो फिर से सोच लो, तुम्हें मेरे बच्चे का, मेरे बेबी का स्टेप फादर बनना होगा। वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम इस बच्चे से जान छुड़ा लेंगे, अबॉर्शन करवा लेंगे। जिस पर जियांग कहती है कि अबॉर्शन क्यों करवाना है तुमने, ये बेबी तो तुम्हारा ही है। ये सुनकर तो मिस्टर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसको हक कर लेता है। वो इसको कहता है कि तुमने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये बेबी मेरा है। वो कहती है कि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया था बताने का, तुम्हें जैसे ही पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुमने खुद ही अज्यूम कर लिया था कि ये बेबी मिस्टर लू का है, तो मैं तुम्हें भला क्यों सफाइयां देती। मैंने भी कहती है कि हाँ ये बेबी उसी का है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि अब सारी बातें छोड़ो, मुझे अब बस खुश होने दो, मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहता जो पास्ट में हुआ है। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाता है और इन दोनों को एक साथ देखकर इसको बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और ये जल्दी से वहां से चला जाता है। जियांग भी मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि मुझे मिस्टर लू के पीछे जाना है, इससे बात करनी है। फिर वो बाहर आकर इससे बात करने लगती है, लेकिन इसके बात करने से पहले ही मिस्टर लू इसको कहता है कि प्लीज कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। और वो सिर्फ ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद मिस जियांग अपने दिल में कहती है कि थैंक यू सो मच लू, तुमने मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया, एक दफा फिर से तुमने मेरी मदद की। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस जियांग के पास एक लड़की सेक्रेटरी की जॉब के लिए आती है और वो इसे रख भी लेती है। मिस्टर सॉन्ग इसको आकर कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस लड़की को जॉब नहीं देनी चाहिए थी, ऐसा ना हो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। वो कहती है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मैं संभालूंगी। फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग और मिस जियांग घर जा रहे होते हैं। मिस ली ड्रग हालत में बहुत ही ज्यादा रश ड्राइव कर रही होती है और सीधा आकर इनको टक्कर मारने लगती है और ये बड़ी मुश्किल से इसको बचाता है और कहता है कि ये कौन पागल हो सकता है जो इस तरह की ड्राइव कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं ली को पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल आती है कि आप आकर अपनी डैडी से मिल लें, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये जाती है तो इसका डैडी तो पहले इस पर काफी ज्यादा हाइपर होता है कि तुम्हारी जैसी बेवफा नालायक धोखेबाज औलाद से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहता। ये कहती है कि डैडी धोखेबाज तो आप ही हैं, आप तो मुझे जान से ही मारने लगे थे। अगर मैं खुद को डिफेंड करने के लिए आपको बेहोश ना कर देती तो अब तक तो आप मेरी जान ही ले चुके हुए होते। वैसे मैं सच कहूँ तो कभी कभी मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है कि आपके जैसा इंसान मेरा बाप है। अब आप यहाँ ही रहे, मेरे पास टाइम होगा तो दोबारा आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। वो ये कहकर वहां से जाने लगती है तो इसका बाप इसको आवाज देकर कहता है कि घर में फला फला कमरे के अंदर जियांग की माँ की अस्थियां रखी हुई हैं। और अपने बाप की ये बात सुनकर इसको लगता है कि अगर मुझे जियांग की माँ की अस्थियां मिल गई तो मैं तो बहुत ही आसानी से जियांग से अपना बदला ले सकूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने घर में आकर चेक करती है तो इसको अस्थियां मिल भी जाती हैं और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग मिस जियांग को लेकर घर आता है। घर को इसने बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ होता है। मिस जियांग तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है, सरप्राइज भी होती है। वो इसको कहती है कि ये सब किस खुशी में तुमने किया हुआ है। ये स्माइल करता हुआ इसके पैरों में बैठ जाता है और इसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये भी इससे शादी करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इतने में इन दोनों के जितने भी कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वहां पर आ जाते हैं
और इन पर फ्लावर्स को फेंकते हैं और इनकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। मिस्टर लू भी वहां पर आ जाता है। वो दिल से होता तो बहुत ही ज्यादा उदास है, लेकिन ऐसे ये जाहिर करता है कि जैसे ये बहुत ही ज्यादा खुश हो। वो मिस्टर सॉ को कहता है कि मिस जियांग की खुशी में मैं भी खुश हूँ। अब तुम्हें मुझसे बस एक ही प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमेशा जियांग को खुश रखोगे, इसके साथ कभी झगड़ा नहीं करोगे, इसको कभी नहीं रुलाओगे, इसे किसी तरह की परेशानी या दुख तुमने दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मिस्टर सॉन्ग मुस्कुराकर इससे प्रॉमिस कर ही लेता है कि मैं हमेशा इसको खुश रखूंगा। फिर ये सब पार्टी करने लगते हैं। जियांग को मिस लिन की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है कि मेरे पास तुम्हारी माँ की अस्थियां हैं, अगर तुम इनको लेना चाहती हो ना तो अकेले आ जाओ, किसी और को साथ लेकर आने की जरूरत नहीं है और अभी के अभी आओ। ये जाने लगती है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, घर में तो पार्टी चल रही है। वो कहती है कि तुम सब इंजॉय करो, मैं बस अभी आती हूँ। वो तो इसे कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। वो कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रही हूँ, अभी वापस भी आ जाऊंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और जल्दी से वहां से चले जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग तो इसको जाता देखता रह जाता है। ये जो इतनी ज्यादा जल्दी में अफरा तफरी में जाती है, इससे मिस्टर सॉन्ग को थोड़ा सा फील होता है कि शायद इसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये गाड़ी में आकर बैठती है, कोई आकर इस पर अटैक करता है, इसको बेहोश करता है, गाड़ी में धकेलता है और वहां से लेकर चला जाता है। फिर इसको होश आता है तो ये देखती है कि लिन ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ होता है और वो तो इसको जान से मार डालना चाहती है। वो इससे वही सारी बातें करती है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होगी, तबाह हो गई, मेरा बाप जेल में है, इसको फांसी की सजा हो जाएगी, मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे पास है, तुमने तो मेरे पास जिंदा रहने की कोई रीजन ही नहीं छोड़ी है, अब मैं नहीं जीऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ ही लेकर मरूंगी। मिस जियांग तो रस्सी को खोलकर इसको पकड़ने लगती है तो ये इसकी कलाई पर नाइफ से कट लगा देती है। इतने में वहां पर मिस्टर सॉन्ग और लू भी आ जाते हैं। ये मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि तुमने इसी की वजह से मुझे ठुकराया था ना, तो देखो आज मैं अपने साथ साथ इसे भी नहीं छोड़ूंगी। और वो इसे घसीटते घसीटते छत पर से अपने साथ नीचे गिराने के लिए पीछे को करने लगती है। खुद तो वो छत से नीचे गिर जाती है, लेकिन ये दोनों मिस जियांग को पकड़ लेते हैं और इसको संभाल लेते हैं। जियांग बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मिस जियांग की माँ की अस्थियां भी लेकर आई हुई होती है। जियांग को अपनी माँ की अस्थियां भी मिल जाती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों ग्रेवयार्ड आते हैं। उन्होंने इसकी माँ की अस्थियों को दोबारा से टॉम बनवा दिया होता है, जो भी इनकी कोई ट्रेडिशन होती है। ये दोनों आते हैं। जियांग अपनी माँ से बात करते हुए कहती है कि माँ, आपका रिवेंज मैंने ले लिया है, जिसने आपके साथ जुल्म किया था उसने अपना अंजाम भी चख लिया है। अब आपकी बेटी बहुत ही जल्द शादी भी करने वाली है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, बस कुछ महीनों तक आपका ग्रैंडसन भी दुनिया में आ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग को किसी का एक मैसेज आता है। वो जो कोई भी होता है इसे इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए बुलाता है। जब ये जाता है तो इसे ड्रिंक सर्व किया जाता है, लेकिन इस ड्रिंक में नशा होता है जिसे पी कर ये जल्दी से बेहोश भी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उसी सेक्रेटरी को जिसको मिस जियांग ने जब जॉब पर रखा था, तो मिस्टर सॉन्ग ने इसको बोला था कि मुझे ये ठीक नहीं लग रही, इसे जॉब पर ना रखो, लेकिन ये नहीं मानी थी और इसको इसने जॉब पर रख लिया था। वही सेक्रेटरी आकर अपने कपड़े पहले उतारती है, इसके साथ वीडियोस को, फोटोज को क्लिक करती है और इसके साथ बेड पर आ जाती है। कुछ देर के बाद मिस्टर सॉन्ग की आंख खुलती है तो वो तो हैरान हो जाता है कि ये मैं कहाँ पर हूँ। वो इसको कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई हो, क्या तुमने मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाया था। अब इसको कहती है कि नहीं मिस्टर सॉन्ग, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपको धोखे से नहीं बुला सकती हूँ, बल्कि मैं तो आपको लाइक करती हूँ। मुझे बस मिस जियांग से डर लगता था, इसलिए मैं कभी आपको बता नहीं पाई हूँ कि मैं अपने दिल में कितना ज्यादा आपको एडमायर करती हूँ। और मेरी तो ये गुड लक है कि मुझे आपके साथ बेड शेयर करने का मौका मिला। लेकिन अगर आपके लिए ये बात प्रॉब्लमेटिक है तो आप ऐसा करें कि मुझे इतने मिलियन रुपए दे दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि हम दोनों ने बेड शेयर किया। मिस्टर सॉन्ग को तो इसके बात पर अच्छा खासा गुस्सा आ जाता है। वो इसको अब्यूज करने लगता है और मान भी जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर लू मिस जियांग के लिए शादी का ड्रेस डिजाइन करके लेकर आया हुआ होता है। ये पहन कर आती है तो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। मिस्टर लू तो इसको देखता रह जाता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये उदास हो जाता है क्योंकि ये तो इससे बचपन से मोहब्बत करता था और इसने यही सोचा था कि जब भी अपनी माँ का बदला ले लेगी तो मैं इसको प्रपोज कर दूंगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इसने तो किसी और को ही चूज कर लिया होता है और अब ये भी इसकी खुशी में ही खुश होता है, लेकिन दिल से ये अभी भी इससे मोहब्बत करता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग वापस आ जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है कि ये मेरी बहुत ही तारीफ करेगा, लेकिन वो तो इसकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करता है और ना ही कोई ढंग से बात करता है और चला जाता है। ये तो काफी ज्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हो गया है, ये इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। कुछ दिन के बाद सेक्रेटरी मिस्टर सॉन्ग को कॉल करके कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे जल्दी से कुछ और भी पैसे दे दो। वो गुस्से से इससे बात करने के लिए आता है। सेक्रेटरी इसे फिर से सड्यूस करने लगती है, ये इस पर गुस्सा होता है।
इसको बड़ी ऑफेंसिव बातें ये सुनाता है। तभी डोरबेल होती है और जब ये जाकर दरवाजा खोलता है तो आगे कोई और नहीं होता बल्कि जियांग ही होती है। ये इन दोनों को देखकर शॉक हो जाती है और वहां से भाग जाती है। ये तो इसको रोकने की, सच बताने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी कोई बात नहीं सुनती है और अपने कजन मिस्टर लू को कहती है कि मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मुझे अबॉर्शन करवाना है। वो हॉस्पिटल आती है अबॉर्शन करवाने के लिए। इसका कजन तो इसको कहता भी है कि सोच लो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे मिस्टर सॉन्ग जैसे बेवफा इंसान का बेबी पैदा नहीं करना। तभी वहां पर सेक्रेटरी आ जाती है और वो मिस जियांग को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह मिस्टर सॉन्ग के बेबी की मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो इसको और भी ज्यादा तप चढ़ जाती है कि ये तो मिस्टर सॉन्ग की वजह से प्रेग्नेंट भी होगी है। तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग भी आ जाता है। ये तो मिस जियांग को काफी ज्यादा रोकता है कि अबॉर्शन ना करवाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती और वहां से चला जाती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में मिस्टर लू मिस्टर सॉन्ग के पास आकर कहता है कि मुझे सब सच सच बता दो कि क्या वाकई में तुम्हारे और सेक्रेटरी के बीच में कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने सब पता करवा लिया है। सेक्रेटरी तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। जो रिपोर्ट्स ये हॉस्पिटल में अपनी प्रेगनेंसी की हमें दिखा रही थी वो रिपोर्ट्स फेक है। ये तो शायद तुम्हें पैसों के लिए फंसा रही है। फिर मिस्टर सॉन्ग इस सेक्रेटरी के खिलाफ केस करवा देता है हरासमेंट का और इसको कहता है कि चलकर जियांग को सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मैं बुरा हाल करूंगा। वो आकर जियांग को सब बता भी देती है कि मैंने सब पैसों के लिए किया है, मिस्टर सॉन्ग ने मुझे कभी टच नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरी प्लानिंग थी। फिर ये दोनों हैप्पी हो जाते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, शिकवे गीले करते हैं और फिर इनकी शादी हो जाती है। और मिस्टर लू इन दोनों की शादी करवा कर कहता है कि अब मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग, तुम इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जियांग कहती है कि तुम एकदम से क्यों जा रहे हो, पहले तुमने कभी मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा कोई इरादा है बाहर जाने का। जिस पर वो कहता है कि पहले जाना जरूरी नहीं था, अब जरूरी है। अब मैं बाहर जाकर वहां पर सेटल हो जाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और फिर ये चला जाता है। जियांग के बेबी की डिलीवरी होती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर हंसी खुशी इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।